नए रिकॉर्ड बनाने के बाद भारतीय बाजारों में लंबे समय बाद आई है आज तेज मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसलते हुए बाजार, और बड़ा सवाल है कि ये हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है या फिर बाजार में अब गिरावट थोड़ी और गहराएगी। तेजी की पोजीशन बनाए रखें, बेचकर निकल जाएं और खरीदें, या फिर चिंता करने की जरूरत है। ढेर सारे सवाल जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पूछेंगे अनिल से हो क्या रहा है, ये जो गिरावट आई क्या कुछ वजह है और यहाँ से आपको क्या करना है, पोजीशंस में क्या होगा। मिडवीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी तो आनी है और चेंज दीप एक अच्छी बात है। बताइए कि आज आपके अलग सवाल आए। हाँ। नहीं तो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से एक ही तरह के सवाल और एक ही तरह के जवाब जो आ रहे थे। जवाब तो देखिए अब कैसे होते हैं, बट हाँ सवाल जरूर बदलेंगे दीप के। और आपके भी मन में जो कुछ भी सवाल है, उन सारे सवालों का पूरा क्या क्या हो सकता है आपके मन में सवाल, दीप को पता है। दीप ने आपके मन की बात पढ़ ली है, वो सारे सवाल पूछेंगे और मैं अपने मन की बात आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल। तब तक आइए मार्केट की बात कर ले। रिकॉर्ड स्तरों से फिसलते हुए बाजार लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़े नीचे आते दिखे। 21,593 एज गुड एज 21,600 लाइफ हाई के तौर पर दर्ज हो चुका है इतिहास में, और वहां से स्ट्रेट 250 पॉइंट से ज्यादा कमजोर होता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी 48,166 का हाई बनाया है और वहां से करीबन आप समझ सकते हैं 500 पॉइंट, 450 पॉइंट ये भी नीचे आता हुआ दिखा है। सेंसेक्स में नुकसान आपको दिखेगा 350 पॉइंट का। 71,913 लाइफ टाइम हाई बन चुका है और ऊपरी स्तर से लगभग 900 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में तेज गिरावट होती हुई दिखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी हाल यही है। अब देखिए इंडेक्स के लेवल्स आप देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। मिड कैप इंडेक्स 2.5% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे है। तो ये है तेज गिरावट का माहौल इन सारे इंडेक्सेज में भी। तो एक दमदार शानदार बड़ी तगड़ी वाली मुनाफा वसूली आपके सामने आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है अब तक की बड़ी बात है। FMCG इंडेक्स आज नया लाइफ हाई बनाता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर सपाट ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक कोई अमेरिका से बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। इनफैक्ट 8 पॉइंट ऊपर है डाउ। और बाकी यूरोप बाजारों में खरीदारी नहीं है, चौतरफा तेजी, शानदार तेजी। यूरोप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। सो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कमजोरी अगर कहीं आपको दिख रही है, गिरावट कहीं आपको दिख रही है, बाजार कहीं आपको नीचे दिख रहे हैं, तो चिंता न करें पूरी दुनिया की, क्योंकि बाकी सब ठीक है, आप ही के बाजार खराब है। तो आपको दुनिया भर की चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी चिंता करें, बाकी सब जगह ठीक है। ये हुआ क्या अनिल जी, जरा पहले तो ये बताइए। 2-3 सवाल इस पर बनते हैं। पहले तो ये हुआ क्या, एक सडन फॉल आया, उसके बाद थोड़ा रिकवर हुए, बट ऐसी कोई खास रिकवरी नहीं है। दबाव बना है, सडन फॉल आया, जिस स्पीड से गिरे। जी, तो आप ये बताइए दीप, आपके सवाल के जवाब में मेरा सवाल है। ये जो सडन फॉल आया, आपको कितने दिन का नोटिस चाहिए? कितने समय का नोटिस चाहिए कि नोटिस दे के आए कि मैं इस दिन इतनी बजे मैं करेक्शन की शुरुआत करूंगा? ऐसा आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी आएगा? ये बाजार की खासियत है, खूबी है। कह के नहीं आएगा, आने के बाद ही पता चलेगा। और इसीलिए आपको कहीं न कहीं छोटे मोटे डिसिप्लिन रखने होते हैं डे ट्रेड के लिहाज से। पहले आप बताएं किसके लिए बताऊं, ट्रेडर्स की बताऊं या आपके लिए? पहले ट्रेडर्स की, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्शन हुआ है। ट्रेडर्स के लिए आज क्या था? आज आपका 21,525 के ऊपर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद आप करीबन 21,600 तक जाने चाहिए थे, वहां पहुंचे भी, आपका टारगेट भी हासिल हुआ। और जो कम लालच वाले ट्रेडर्स हैं, जिनको ये पता है कि पिछले हफ्ते आपने 3 दिन ऐसे देखे थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसा लगा कि बाजार 2 दिन लाइफ हाई बनाए, याद है? 2 दिन लाइफ हाई बनाने के बाद नीचे आया, दोनों दिन प्रॉफिट में, आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। सेम सिचुएशन इस बार है। फर्क इतना है, पहले सोम मंगल को हुआ था, इस बार मंगल बुध को हुआ है। करेक्ट? पिछले हफ्ते की ही कहानी है दीप, और कोई कहानी में फर्क नहीं है। आज ये हुआ, आपने लाइफ हाई बनाए, कल भी लाइफ हाई बनाए, लेकिन कल भी एंजॉय नहीं किया, आज भी नहीं कर पा रहे। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक तरफा तेजी होने के बाद। सो वही हुई है। एज ए ट्रेडर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, आप टारगेट के नज़दीक प्रॉफिट बुक कर लें, स्पेशली 2 दिनों का रुझान देखें तो कर भी लेना चाहिए। और दूसरा, नहीं तो आप हमेशा जब भी शुरुआती 1 घंटे का या क्लोजिंग का या आपकी कॉस्ट प्राइस का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। ये डिसिप्लिन के तौर पर रखना होता है। तो जिन जिन ने ये सब किया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों के लिए समस्या ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ट्रेडर्स के लिए क्लियर कट है कि आपके शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, जो कि ठीक है। कभी न कभी तो हो ही सकते हैं, हर रोज़ आपके टारगेट भी हिट होते हैं, किसी दिन स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है तेजी का, तो वो होता हुआ दिखा है। लेकिन आप ये तो सोचो कि तेजी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के पहले मंदी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। जितने लोग शॉर्ट है उनके तो सबके सुबह कट ही गए ना, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी के तो कट ही गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप ट्रेडिंग साइड पे थोड़ा सडनली प्रॉफिट बुकिंग जो आती है उसमें आप खराब होते हैं। और मजे की बात ये, आज पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे
तो ग्लोबल मार्केट कहीं कोई कमजोरी और खराबी के संकेत नहीं है एक्सेप्ट आवर्स। यस, बस ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, ये ट्रेडर्स के लिए। अब और पूछो। दूसरा सवाल, याद है आप 2 हफ्ते पहले हमारी बात हो रही थी जब फ्राइडे को एक बार मार्केट गिरे थे और फिर सैटरडे संडे को आपको लोग मिले थे, वो बोल रहे थे मार्केट गिर गया है सर, क्या करें, इतना वीकनेस है। आज भी लोग जिस शार्प फॉल देखी थी, क्या ऐसे सवाल उनके मन में आए, और अगर ऐसे सवाल आपके मन में आए तो क्या करें? ऐसे सवालों के जवाब 2 दिन से मैं आपको लगातार दे रहा हूँ कि जब तक 20,850 के नीचे निफ्टी बंद ना हो तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 20,850 इसके नीचे बंद होने पर ही पहला सावधानी का संकेत आएगा। 21,075 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और उसके ठीक पहले 21,175, 21,225, 250 की रेंज जो आपके लिए पहले सपोर्ट जोन का। अब आप पहले सपोर्ट जोन में एंटर कर रहे हैं। कहाँ है शुरू, नोट कर लीजिए ध्यान से। 21,175, 21,235, यहाँ से 25-30 पॉइंट नीचे से आप बड़े सपोर्ट जोन में एंटर कर रहे हैं। 21,600 से आपका 21,200 तक का करेक्शन 400 पॉइंट का एक दिन के अंदर बढ़िया माना जाएगा। इस जोन में आप सपोर्ट जोन में। लेकिन अगर ये करेक्शन सिर्फ आज का एक दिन का है, देखिए हमारे बाजार सावधान पहले हो गए थे और करेक्शन का अंदाज भी 2 दिन से लगा रहे थे। गड़बड़ कहाँ हुई? कहाँ हुई? यानी अमेरिका में हुई। कल अमेरिका ने सबको बना दिया बेवकूफ। अमेरिका कायदे से कल घटना चाहिए था, घटा नहीं। 250 पॉइंट जो अमेरिका घटा, उससे कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बदल गया, यार ये तो घटता नहीं है। आज दिक्कत तो ये नहीं कि करेक्शन आया, पिछले 2 दिनों से बाजार हमारा रुक रहा है, थक रहा है, फ्लोज भी कम हुए हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन यही बात है, कहीं कहीं आपको फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स बाइंग, फॉल्स डाउ, किसी न किसी पे तो भरोसा करते हैं, और ये पार्ट ऑफ द गेम है। कभी कभी आप सही अंदाज नहीं लगा पाते। लग रहा था 2 दिन से घटना चाहिए, अब लगता है कि यार लग तो रहा था, लेकिन डाउ देख के सुबह ये भी लग रहा था कि 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से भागने को तैयार है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ गेम। कई बार मार्केट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देता है, और वो आज भी हुआ। आज सरप्राइज नहीं, शॉक है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए कोई चिंता की बात नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि 21,000 या 21,000 के आसपास या इसके नीचे अगर मिलता है 1-2 दिनों में, तो आपके लिए खरीदारी का मौका है। जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है, आज की चाल से एक चीज़ समझ में आ रही दीप, वो ये कि आज और कल के लिए चाल बिगड़ी हुई रहेगी। अब बिगड़ी रहेगी। कल की वीकली एक्सपायरी तक चाल बिगड़ी हुई रहेगी। कल तक आप बड़े बाउंस बैक की उम्मीद मत करिए, छोटा मोटा है उसमें एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी का काम तो जितना खराब होना वो आज हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी होकर हल्का हो जाएगा। निफ्टी में कल तक दबाव रह सकता है। इस दबाव में पहला सपोर्ट रेंज 21,175, 21,250 का जहाँ आप पहुँच रहे हैं। दूसरा 21,000, 21,075 है, और अगर उसके नीचे गए तो फिर देखेंगे 20,700, 20,850। वहाँ पर हम फिर से खड़े होने के लिए मजबूती से तैयार हैं। फिर से हाँ, बाइंग 100%। 20,700, 20,850 आएगा तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बाजार में इस बार बस मिस की है, नहीं तेजी कर पाए, वहाँ उनकी एक इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। 20,700, 20,800 वहाँ पर आना चाहिए। ओके, तो परेशानी की बात नहीं है बेसिकली ये। हाँ, बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आप जो भी लो, उसमें आप डिसिप्लिन जरूर रखो, जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और मेन प्रॉब्लम मालूम क्या दीप? क्या सर? ऐसे मार्केट में क्या होता है, जिनकी ट्रेडिंग की पोजीशन है, पट्टे वो चुपचाप बैठे रहते हैं। वो नहीं पूछते क्या करूं क्या करूं। ट्रेडिंग पोजीशन में लॉस हो रहा है, बैठे रहेंगे, काटेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं। जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वाले ना, वो ज्यादा पूछते हैं क्या करूं। अरे भाई, तूने तो 3 साल के लिए लिया था, करेक्ट, तो 3 घंटे मिल गया। 3% में डर गए। तो इसलिए घबराना चाहिए ट्रेडर्स को, घबराते इन्वेस्टर्स। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल मत घबराइए। अभी तक लोकसभा चुनाव नहीं हुए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक मोदी जी वापस से पीएम नहीं बने, जिसके दम पे आप ये पिछले 2 हफ्ते से तेजी देख रहे थे। अभी तक अमेरिका में ब्याज दरें नहीं घटी है, घटना बाकी है, जिसके दम पे आप अमेरिका को तेज देख रहे थे। तो वो सारे फैक्टर थोड़ी खत्म है। ये तो रनिंग करेक्शन है, बाजार में आते हैं जाते हैं। कभी कभी यार हमेशा आप कमा के नहीं जा सकते, हमेशा आप बाजार को सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखिए, हल्के रहिए, पोजीशन कम रखिए, वापस मौका देगा बाजार। गॉट इट। चलिए, कोई परेशानी बात नहीं है, पोजीशन थोड़ा संभालिए, लेवल्स पर अपनी आप नजर बनाए रखें। आइए फिर खबरें और इवेंट्स दोनों जानते हैं। कुशल अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से आज कैश स्पेस से फ्लेयर राइटिंग इसकी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे दूसरी तिमाही के। साथ ही क्लोजिंग के लिहाज से सूरज स्टेट डेवलपर्स, मुथूट माइक्रो फाइनेंस और साथ ही मोतीसन ज्वेलर्स के IPO आज बंद हो जाएंगे। जहां तक कल का सवाल है, अलकार्गो गति, यहां पर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही QIP के इशू प्राइस पर विचार करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी और केन्स टेक्नोलॉजीज के बोर्ड। IPO के लिहाज से आइनॉक्स इंडिया की कल लिस्टिंग भी होने वाली है और IPO क्लोजिंग के परस्पेक्टिव
परस्पेक्टिव से हैप्पी फोर्जिंग्स, क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग, साथ ही आरबीजेड ज्वेलर्स, ये 3 आईपीओ की क्लोजिंग भी कल के दिन में हो जाएगी। इनोवा कैप्टैब, इसका आईपीओ जो 21 तारीख को खुला था, 26 इनफैक्ट यहाँ पर ये आईपीओ 21 तारीख को यानी कि कल के दिन में खुलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा ओडीआई है वो भी कल खेला जाएगा। तीसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा यूएस के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और शुक्रवार 22 दिसंबर आरबीआई एमपीसी की मिनट्स जारी होती हुई दिखेंगी। साथ ही यूपीएल यहाँ पर फंड जुटाने पर विचार करेगा। क्यूआईपी के इशू प्राइस तय करने के लिए जेके टायर की भी बोर्ड बैठक है। और एनएचपीसी कैपेक्स की फंडिंग पर भी विचार करेगा। तो ये 3 कंपनियां फोकस में रहेंगी। बाईबैक के लिहाज से एसआईएस का बाईबैक बंद होने वाला है। और आईपीओ के पर्सपेक्टिव से आज़ाद इंजीनियरिंग, इसका आईपीओ भी बंद हो जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की जो सीरीज 3 है वो भी सब्सक्रिप्शन के लिए 18 तारीख को जो खुली थी 22 तारीख को बंद होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके में अर्ली क्लोजिंग होगी 12:30 बजे। साथ ही तीसरी तिमाही के जो यूके के जीडीपी आंकड़े हैं वो भी आपके सामने आएंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले कई सारे आईपीओ की अपडेट्स की बात करें। आज़ाद इंजीनियरिंग जिनका डे 1 है, अभी तक 1.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। हैप्पी फोर्जिंग लगभग 5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। आरबीजेड ज्वेलर्स यहाँ पर भी देखें तो लगभग 5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। क्रेडो ब्रांड्स ये भी लगभग 4.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। मोती सन्स की बात करें तो आज डे 3 है इनका, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 94 टाइम्स होता हुआ दिखा है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। और सूरज स्टेट डेवलपर्स की बात करें जिसका भी आज लास्ट डे है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों पे औरबिंदो फार्मा यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आंध्र प्रदेश यूनिट को यूएस एफडीए से VAI जो कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड है वो मिला है। और इसकी जाँच के बाद यूनिट को EIR भी वहाँ पर मिलता हुआ दिखा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक, इन्होंने ट्रांसटेक्ट लॉजिस्टिक के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, उसमें लगभग 40% हिस्सा जो बिक्री के लिए यहाँ पर ये करार करते हुए दिखे हैं। MCX यहाँ पर 22 नवंबर को GST इनवॉइस से जुड़े सर्कुलर वापस लिए गए हैं, जिसमें आप पहले जैसे जो खरीदार खाते से GST डेबिट और विक्रेता को क्रेडिट होता था। ट्राई के नंबर्स आते हुए दिखे हैं जिसमें जियो ने सितंबर में लगभग 35 लाख ग्राहक जोड़े हैं। एयरटेल ने लगभग 13 लाख के आसपास ग्राहक जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया लगभग 7.5 लाख ग्राहक ग्रवाता दिखा है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लगातार ऑर्डर इनफ्लो है। यहाँ पर भी आज भी पावर ग्रिड से इनको लगभग 219 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कैनफिन होम ₹2 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान हुआ है। और सलसा टेक्नो यहाँ पर 1 शेयर पे 4 बोनस शेयर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और ब्लॉक डील्स की बात करें तो एमएससी ऑफिस रीट जहां पर लगभग 22 लाख शेयर्स, टिप्स इंडस्ट्रीज 6% इक्विटी का सौदा, आलोक इंडस्ट्रीज 10 लाख शेयर्स और पेटीएम 63 लाख शेयरों के कई सौदे होते थे। ओके, तो ये है सारे के सारे आपके लिए खबरों वाले शेयर जहां पर रहा है आज भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। राकेश जी और कुणाल जी आ चुके हैं। मुझे लगा आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन आ गए हैं। सुमित जी कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, पता करेंगे किस बात पर। सचिन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी और आशीष सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का इस शो में आज आने के लिए। नहीं तो कोई भी किसी भी वक्त किसी न किसी तरह का बहाना भी बना सकता था। आज मुझे अर्जेंट काम आ गया है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज सर दर्द हो रहा है, आज अचानक से कोई रिलेटिव एडमिट हो गया है हॉस्पिटल में, काइंड ऑफ मेनी काइंड ऑफ। खाली जनरली ये जरूर देखा है कि आफ्टरनून वाले शो में कोई ट्रैफिक का बहाना नहीं बनाता। हाँ, बाकी वो ट्रैफिक वाला जनरली सुबह ही बनाया जाता है। क्यों सुमित जी? अनिल जी सुबह जेन्युइनली ट्रैफिक मिल जाता है 100% अनडाउटेडली, बिल्कुल। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो आए हैं और जो नहीं आए हैं उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। जी मंसल जी। नहीं अनिल जी, एक वाकई अनिल जी चीज है, आज काफी बिजी रखा अनिल जी। जो सुबह आपने वो जो डॉम्स के मैनेजमेंट से कुछ टफ सवाल पूछे थे उसके लिए अनिल जी बधाई के लिए फोन मुझको आ रहे थे अनिल जी, जबकि आपका ट्विटर का इनबॉक्स ओपन है, आपको भी मैसेज कर सकते हैं। कोई फोन कर रहा है अनिल जी, व्हाट्सएप कर रहा है, तो पूरा दिन अनिल जी बिजी रखा। मुझे बाजार नहीं गिरा होता तो अनिल जी शायद सेकंड हाफ में ऑफ ले लेता। काफी टायर्ड हूँ अनिल जी मैं। ओहो, टायर्ड होने में कोई हर्ज नहीं है। आदमी जो काम करेगा वही टायर्ड होगा, रिटायर्ड नहीं होना है। हाँ है ना, टायर्ड होने तक ठीक है, रिटायर्ड नहीं होना है बस। ये जो आदमी मतलब बैठा ही रहेगा तो वो टायर्ड कहाँ से होगा। बंसल जी अप्रिशिएट। जी कुणाल जी। जी जी कुणाल जी।
अनिल जी फायर भी नहीं होना है, टायर भी नहीं होना है। और अनिल जी एक बात, अभी आप जो बहाने बता रहे थे कि ये सब बहाने बनाए जाते हैं, तो इससे अनिल जी पता लगता है कि कितने सारे आपके रिपोर्टी हैं और कितने क्रिएटिव अनिल जी बहाने आपने आज बताए। तो अनिल जी अगर आप इसकी भी एक अनिल जी लिस्ट बनाकर भेज देंगे तो आगे हम सभी के काम आएगी अनिल जी। तो कभी फुर्सत में हो तो एक बार 20-25 जो भी बहाने सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो एक बार भेज दीजिएगा अनिल जी। नहीं, हमारा एक मैनुअल रखा है छुट्टी लेने के 1001 तरीके, कॉमन मैनुअल है। मतलब यू कैन ऑलवेज यूज इट। मतलब कभी आप दीप को बताना, दीप हमारी टीम में से आपको दिलवा देंगे। बेस्ट वाले। और ये मतलब सब हमने अपने आप कंपाइल किए हैं, कहीं से उधार लाए हुए नहीं है। बिल्कुल। आइए चलिए बढ़िया। इंटरेस्टिंग है जो डॉम्स की बात कर रहे थे। अरे मंसल जी को धन्यवाद। हाँ जी, काफी लोगों ने रिएक्शन इस पर दिया है, जो वैल्यूएशन को लेकर या ग्रोथ को लेकर सवाल उठाए। काफी लोग इस पर ट्विटर सोशल मीडिया में काफी रिएक्शन। अनिल जी को गुस्सा, मेरे को क्या गुस्सा, मैं गुस्सा था। मतलब मैंने मतलब एक्चुअली हमारी इमेज ही ऐसी होगी ना, थोड़ा सीरियसली सवाल पूछो तो लोगों को गुस्सा लगने लगता है। मैं तो थोड़ा सवाल पूछा था। हाँ जी, एक मिनट पहले कुणाल जी बोलते, फिर मैं जवाब देता हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसके लिए बेस्ट रिएक्शन आज मुझे किसी का फोन आया तो मुझे कहा कि अनिल जी इज अ स्माइलिंग असैसिन। तो अनिल जी जो ये हंसते हंसते मुस्कान के साथ अनिल जी आप ये जो प्रश्न करते हैं, तीखे सवाल करते हैं अनिल जी, आज इसका बेहतरीन नमूना देखने को मिला। तो अनिल जी बहुत अप्रिशिएट किया गया। अनिल जी इस तरह से बेवाक और अनिल जी साफ सवाल करते नहीं है लोग, आमतौर पर हिम्मत नहीं जुटा पाते। आपने जो किया अनिल जी सबको पसंद आया। नहीं, धन्यवाद आपका। लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि जो इंटरव्यू में करा, मैंने तो अच्छे से उनको पहले बधाई भी दी। इतना बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है, इतना गुना इशू 100 गुना बढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। जरूर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, भरोसा है तभी, और बिजनेस पे मैनेजमेंट की भी हमने तारीफ की, बड़ा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, हर चीज़ एक प्राइस पे अच्छी होती है। आपका इशू 800 पे बहुत अच्छा है, आज भी मुझे अच्छा लगता है, 1000 पे भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या उतना ही अच्छा 1400 पे। बस हमारा फर्ज ये भी बनता है कि क्या 1400 पे खरीदने वाला भी उतनी रिस्क पे खरीदा जितना 800 पे खरीदा था, और अगर नहीं तो उसको ये पता होना चाहिए। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली गाइडेंस दे कि हम 3 साल में क्या करेंगे, लिस्ट होने के बाद तो कोई इशू ही नहीं है ना, आप बोल ही सकते हो। बाय द वे इसमें एक चीज़ और बताऊं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मेरे ख्याल से आगे पीछे कभी न कभी रेगुलेटर्स इसको एड्रेस करेंगे। तो एक बड़ी समस्या है आईपीओ को लेकर, और वो समस्या ये है कि जो कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं उनको पब्लिकली आगे का प्रोजेक्शन देना अलाउ नहीं है सेबी की गाइडलाइन से, विच इज़ राइट। और वो क्यों है कि एक ज़माने में पहले कंपनी आती थी, गाइडेंस देती थी, और उस गाइडेंस में ये होता था कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोल के जाते थे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन देंगे, इन्वेस्टर्स को लगेगा यार हर आईटी कंपनी इन्फोसिस हो जाएगी, हर इंफ्रा कंपनी एलएनटी हो जाएगी, और फिर वो झांसे में आके पैसा लगाते थे, पैसा डूब जाता था। वो ज़माना था आज से 20-25 साल पहले का। आज के ज़माने में सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, मीडिया स्ट्रॉन्ग है, आप जो बोलते हो, जो करते हो, जो दिखते हो, हर चीज़ आपको पकड़ में आती है। लेकिन अभी भी वही चल रहा है, रूल वही है कि आप पब्लिकली फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट या प्रोजेक्शन नहीं बता सकते, और कंपनियां उसका पालन करती है जी। लेकिन ये हकीकत बात है और ये फैक्ट बात है, ये मैं बहुत दावे के साथ और गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि हर एक कंपनी नॉट अ सिंगल, हर एक कंपनी की बात करूँ मैं, एक्सेप्शन भी नहीं, हर एक कंपनी जो रोड शोज करती है, हर एक प्रोमोटर जो रोड शोज करता है, हर एक मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर जो इन्हें रोड शोज पे ले जाता है, ये सारे के सारे लोग अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के प्रोजेक्शन इन्वेस्टर्स को बताते हैं, फंड मैनेजर्स को बताते हैं, इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं। इट्स अ नॉन सीक्रेट। और कई के तो हमारे पास भी आ जाते हैं। हमारे पास 50% कंपनियों के तो प्रोजेक्शन हमें भी पता होता है कि आगे 2-3 साल में। किसको नहीं पता होते हैं? सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, टीवी में नहीं बोल सकते, मीडिया में नहीं बोल सकते, कहीं आप ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, बाकी सबको पता है। और अगर कोई इशू 100 गुना क्यूआईबी की तरफ से भर रहा है, कोई फंड मैनेजर बिना ये जाने कि आगे कंपनी 3 साल, 2 साल, 1 साल में प्रमोटर क्या करेगा, कभी पैसा नहीं लगाएगा, और इतना तो कोई नहीं लगाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये रूल बदलने का समय है। या तो इस नियम को इतनी कड़ाई से पालन करवाया जाए कि कोई भी कंपनी, कोई भी प्रमोटर, कोई भी लीड मैनेजर, कोई भी पीआर एजेंसी अगर इस नियम का फॉल करे तो उसकी खिंचाई की जाए, बराबर उस पर फाइन लगाया जाए, इसको जो भी रेगुलेटर्स को जो करना है वो करे। या फिर आप सबके लिए ओपन कर दो कि भाई ठीक है, ये प्रोजेक्शन है कंपनी के, और कंपनी नहीं करेगी तो आजकल तो हर क्वार्टर में आपकी जो आपने बोला है नहीं किया तो लोग अपने आप सवाल उठा लेते हैं। बिल्कुल। आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए एक्सचेंजेस पे या मीडिया में रख दीजिए, या जिस तरह से आपको डिसमिनेट करना है, तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ फंड मैनेजर्स को पता चलता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब इस हिसाब से फिर ये होता है कि
अगर आप कोई आईपीओ आ रहा है, वो आईपीओ महंगा दिख रहा है या अनाप शनाप भाव आ रहे हैं, तो लोगों को समझ में तो आए ना। तो मैंने सिर्फ इसीलिए सवाल पूछे कि क्या एक आम रिटेल, अब रिटेल इन्वेस्टर 1400 में भी लेगा तो क्या पता फंसेगा और क्या पता पैसा बनेगा। अगर पैसा बने, मैनेजमेंट से बात करके समझ में आए कि पैसा बनेगा तो बनना चाहिए, तो हम तो कहेंगे 1400 में भी लो। जैसे हमने टाटा टेक्नोलॉजी में बोला डबल होने पे भी लीजिए, क्योंकि वहाँ विजिबिलिटी बहुत साफ दी। और जहाँ नहीं है या जहाँ लग रहा है कि 3 साल बाद कैपेसिटी आने वाली है या पता नहीं कितना है, तो वहाँ हम 4 सवाल पूछेंगे। अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई कर दे, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई कर दे कि हाँ हमारी ग्रोथ यहाँ से इतनी आएगी, हम मेरी कल ही रिकमेंड कर दें वापस से, हमें क्या दिक्कत है, वो पता होना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा रूल होना चाहिए, या तो PR एजेंसी, लीड मैनेजर्स, कंपनियाँ, प्रमोटर किसी के साथ फॉरवर्ड लुकिंग डेटा शेयर न करे या सबके साथ करे, या आधे अधूरे हो रहे हैं, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और अगर चाहें तो बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा, सबके डेटा सब जगह घूमते हैं, आराम से मिलेंगे। ये रूल बनाना जरूरी। बाकी रहा सवाल, ठीक है थोड़ा स्टॉक नीचे आया है, वो तो मार्केट के साथ आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा पॉइंट ये, अगर आपको सुन के कॉन्फिडेंस आए तो आप जरूर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आपका डिसीजन ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए, बट काफ़ी हलचल हुई और काफ़ी चर्चा में भी रहा आपका ये पूरा का पूरा इंटरव्यू। आइए कुछ स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर और बाजार के एक्शन पर भी करते हैं फोकस। एक बार जरा पहले मार्केट पे राय जरा ले ली जाए। आशीष सर बताएं। अनिल जी देखिए, एक चीज आपने जो बोली ना, वो कल मेरे साथ भी हुई। अनिल जी, कल मैंने ट्वीट भी डाला कि ये मार्केट में मतलब जो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक गैप, मतलब एक थोड़ा सा करेक्शन लगती है। और उसका अनिल जी सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण, अनिल जी जिस तरह से पुट्स बेचने में कंफर्ट आ रहा है लोगों को, बाय गॉड अनिल जी, मैंने ऐसी पुट्स बेचते हुए लोगों को कभी नहीं देखा कि मतलब इतनी कॉम्प्लेसेंसी। और सिर्फ एक रीजन है अनिल जी, मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। और जो एक बात मुझे बड़ी आपकी अच्छी लगी, क्योंकि आज सुबह मैं भी उसमें थोड़ा सा मतलब एक रात को वो हो गया था डाउ को देख के, कि लगता है कि मतलब ये इस बार भी पुट वाले आराम से निकल जाएंगे और वो जो खड़ी तेजी है वो रहेगी। तो अनिल जी वो जो दाव ने जो अभी आपने कहा ना कि हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूज किया या बेवकूफ बनाया, वो हुआ अनिल जी। अदरवाइज इस मार्केट में जो सिर्फ पुट्स, अनिल जी भयंकर पुट्स बेची हुई है, मतलब इतना कंफर्ट, इतनी कॉम्प्लेसेंसी, और सिर्फ एक रीजन अनिल जी, और कोई रीजन नहीं है मार्केट का। तो अनिल जी अब देखिए उसके चलते स्टॉक्स में भी एक डेंट तो आया है, थोड़ा सा टाइम होल्ड करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन मतलब अभी हम सोचेंगे एकदम, और अनिल जी आज मैं मतलब बहुत एक मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज अनिल जी हमने 21,600 पे मतलब अपने क्लाइंट से 700 का स्टॉप लॉस लगा के 21,620 पे निफ्टी की शॉर्ट कॉल दी कि अगले 5 दिन के अंदर 21,400 आ सकता है। अनिल जी 2 घंटे में आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचा था। मतलब मैंने वो कॉल भी श्योर किया कि सेलिंग कॉल दी थी। तो अनिल जी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं सोचा था कि 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। बट अनिल जी उसकी तैयारी इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये पुट बेचने का कंफर्ट है ना, इतना मतलब मैंने अनिल जी बहुत रेयर देखा, क्योंकि तेजी इतनी दिमाग में है, और तेजी है भी, तो सबको लगता है जो शॉर्ट टर्म पैसा है मैं 1 हफ्ते के अंदर ही बना लूं, पुट बेच के बनाते जाऊं। अनिल जी ये उसका डेंट है, और भी लग सकता है डेंट। तो अनिल जी और कोई बात नहीं है। और एक चीज अनिल जी दूसरी, लास्ट के जितने भी स्प्रेड्स अनिल जी दिए या स्टॉप कॉल्स दी, वो सारी अनिल जी स्प्रेड्स में अनिल जी यही होता है, 1 बार स्प्रेड, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, 11 बार, मतलब ऐसे चलता रहता है। लगता है कि नहीं यार फ्यूचर ही क्यों नहीं करते हैं, इतना कंफर्ट है, सब कुछ है। अनिल जी वो 1 बार सब कुछ लेके जाता है, और हर बार ऐसा होता है। और अनिल जी इसलिए मैं वो करता हूँ। अनिल जी इंडस का स्प्रेड छोड़ के लास्ट ONGC का दिया था, मतलब सब कुछ ही ठीक है, ऐसी कोई मारामारी किसी के अंदर नहीं है। कि इंडस के अंदर हमने देखा एक बड़ा फॉल देखा कल बैन में आने के बाद, और एक तो डिप आया था और उसके बाद ये है। अदरवाइज अनिल जी जब पुट सेलर्स कवर कर जाएंगे, मार्केट रिवर्सल होगी। अब वो आज करते हैं, कल करते हैं, बैंक निफ्टी के तो आज खत्म हो जाएंगे, पर अनिल जी वो बैंक निफ्टी में नहीं, क्योंकि निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, निफ्टी में ही ज्यादा पुट सेलर्स हैं। सो वंस दे कवर अनिल जी, तो मुझे लगता है मार्केट रुक जाएगी। हो सकता है आज अनिल जी पैनिक में कवर कर लिया, और जो जितना पैनिक 2 घंटे के अंदर दिखाया है अनिल जी, यही फॉल अगर 2 दिन में आता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सब नॉर्मल होते कि नहीं ये तो 200 पॉइंट घट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 2 घंटे के अंदर अनिल जी 200 पॉइंट का फॉल आया। आई थिंक इसमें अगर इसमें पैनिक में अनिल जी पुट सेलर्स ने कवर किया है तो मार्केट यही रुक जाना चाहिए, नहीं किया है तो एक ऐसा डिप और मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा फॉल की स्पीड और अनएक्सपेक्टेड फॉल, एक तो ये कि डाउ की वजह से, वो हम सब यही बात कर रहे थे कि डाउ ने थोड़ा सा लोगों को चकमा दे दी, तो हमारे बाजार 2 दिन से सही कोशिश हो रहे थे। होता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं, ये लर्निंग्स है कि और इसमें ना एक्चुअली लर्निंग भी कुछ नहीं है।
ये आप कभी सीख भी नहीं पाएंगे, ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा जी। कि भाई क्यों 21,600 के बाद 21,300 नहीं आना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं चलता इसमें। अब इसी वो क्या है, पुराने 2 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता है हम समझदार थे, ये कर लेते तो ऐसा हो जाता हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो 2 दिन थे। आज सुबह जो आपके सामने संकेत थे, सुबह जो मार्केट का वो रनअप था वो सही था, आज के हिसाब से सही था। अब यही है कि अब कहीं किसी का बेचने का मूड आ जाए, किसका आ जाए, कब आ जाए, कौन जाने, अल्टीमेटली आप अकेले प्लेयर तो नहीं है मार्केट में। एनीवे, सो ये लर्निंग से ज़्यादा ये है, इसमें लर्निंग सिर्फ इतनी कि इस तरह की अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट में आपको हमेशा रहना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचो कि बिल्कुल मार्केट कभी हिले ना डुले ना, भले आप कितनी भी स्टडी कर लें, कितना डेटा देख लें, कुछ भी, ये तो हो ही सकता है, बिल्कुल, और आज होते हुए दिख रहा है। आइए लेते हैं पहला कॉल सचिन जी की तरफ से BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। सोमवार के क्लोजिंग शो में हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था, रेकमेंड किया था 536 लेवल के आसपास। 522 का टारगेट तो यहाँ पर अचीव हो चुका है, बट जिस तरीके से अभी भी डेटा है, मुझे लग रहा है 510 का जो नेक्स्ट टारगेट है, आई थिंक वो भी सरपास हो जाएगा नीचे, एंड लगभग 500 के पहले अभी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है स्टॉक में। तो यहाँ पर अभी भी LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह होगी। जिस इंटेंसिटी से इसने 525 का बैरियर तोड़ा है नीचे में, तो मुझे लग रहा है 528 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती है 505 के टारगेट के लिए। 505 के टारगेट के लिए बिकवाली करें, यह है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये कॉल आ रहा है सचिन जी की तरफ से। NBFCs में एक्शन भी आपको बना हुआ है, और आज की गिरावट के आने से पहले भी कुछ NBFCs पर प्रेशर पड़ा हुआ था। क्यों, थोड़ी देर में आपको बताते भी हैं, बट आज कुछ और ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स में भी पिटाई हो रही है। IRCTC देख लीजिए, इस पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया, 6% नीचे है। रिसेंटली एक बहुत ही शार्प रनअप था, और उसके बाद आज एक शार्प फॉल भी आपको IRCTC के चार्ट में आते हुए दिख रहा है। एक बार कुणाल जी से जरा IRCTC के चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखिए, IRCTC बड़ा फॉल आज के सेशन में आते हुए दिख रहा है सर, इस पर। देखिए दीपांशु, जिन स्टॉक्स ने हाल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हीं में आज हम एक सीवियर करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। तो जिस अनुपात में शेयर ऊपर गया, उसी अनुपात में नीचे आज करेक्शन दिख रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड पर आज की गिरावट का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इमीडिएट ट्रेंड जरूर जो अप ट्रेंड चल रहा था पिछले 4-5 सत्रों से और बड़ी फेरोसिटी से चल रहा था, उस पर एक लगाम लग गई है, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मुझे लगता है IRCTC में भी एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर मुझे 800 रुपए के आसपास नजर आता है। तो 800 के आसपास कंसोलिडेट होकर कुछ समय बिताकर दोबारा शायद इसमें तेजी देखने को मिले। फिलहाल कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास अभी तक मौका नहीं मिला इनको खरीदने का, नीचे के लेवल्स पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। लेवल्स पर रखिए नजर। वैसे आज बैन में आया था तो उसका भी थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, बट उसके अलावा भी काफी भारी पिटाई इसकी हो रही है। आज बैन से बाहर आया हुआ है इंडिया सीमेंट्स, और एक बार के लिए तो इंट्राडे में 10% नीचे भी आपको इंडिया सीमेंट्स का चार्ट दिख गया था। वहां से रिकवर जरूर हुआ है, बट एक शार्प फॉल आई थी, ऑलमोस्ट 10% गिरा था। फिलहाल भी अगर आप देखें तो 6% नीचे ही ये काउंटर दिख रहा है। हिमांशु जी, एक बार इंडिया सीमेंट्स के चार्ट पर नजर डालें, स्पेशली जो एक बार में एक बड़ा डिप आ गया था, और 6% का डिप तो अभी भी है। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप देखिए, एक वॉलेटाइल काउंटर है। सुबह बैन से आने के बाद स्टॉक ने एक अपसाइड ब्रेकआउट की कोशिश करी, लेकिन 275 का रेजिस्टेंस स्टॉक पार नहीं कर पाया। और मुझे लगता है जैसे ही स्टॉक 260 258 के नीचे गया, एक टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, और उसके चलते शायद यहाँ पर एक शार्प सेल ऑफ ट्रिगर हुआ। ऑल इन ऑल देखिए दीप, मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली इस चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। तो मेरे लिए 240 245 की डिप्स अगर मिलती हैं तो पोजिशनली वो बहुत अच्छा खरीदारी का मौका है। क्लोजिंग बेसिस पर मुझे लगता है 230 235 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 240 245 के आसपास जब भी ये स्टॉक मिले तो खरीदारी करें। हालांकि दीप, हैविंग सेड दैट 275 के ऊपर ही स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, और जब भी वो ब्रेकआउट आए, हो सकता है इस ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद, तब ये स्टॉक नया हाई बनाता हुआ नजर आएगा, और स्टॉक उस कंडीशन में बहुत जल्दी 300 रुपए को भी पार करेगा। तो मुझे लगता है ये गिरावट इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का एक अच्छा मौका है। ओके, तो ये है इंडिया सीमेंट में गिरावट में करें खरीदारी, राय आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ेंगे और आगे, और वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपने तो आज सोचा होगा कि मैं तो कोई गलती दूंगा, मतलब आऊंगा नहीं, कुछ तरीके से बहाना बना के नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं, आपका नहीं सोचा था मैंने। नहीं सोचा? हाँ, आपका तो पक्का ही रहता है कि आप ऐसे हिलते नहीं है, जो हिल जाते उनका सोचा था। आप तो, आपने कब मारी छुट्टी? आपने कभी नहीं मारी आज तक। बिल्कुल, इस कारण से तो नहीं मारी। हाँ, इस बार हाँ, नहीं, कारण तो कोई भी इस कारण से नहीं मारता। ये कारण बोल के कौन छुट्टी लेता है? नहीं, बोलता नहीं है, कारण यही होता है ना अनिल जी, बोलता नहीं है, कारण यही होता है। नहीं, बिल्कुल बताएं सर, लेकिन खाली मुझे ये पूछना कि आज 1, 2, 3 कितने पिक्स है? अनिल जी, सही मायने में बोलूं तो आपने मन की बात पूछ ली। इतने स्टॉक्स हैं जो जिसमें खरीदारी की जा सकती है कि क्या बोलूं, लेकिन दूंगा आज 2 ही अनिल जी। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बताएं सर, शुरुआत करें पहला। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तेजस नेटवर्क्स। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 840 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। ये एक कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि लीडर है वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जैसे राउटर्स है, स्विचेस है वगैरह बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 875 के, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 830 का स्टॉप लॉस। अनिल जी, हाल ही में ये फोकस में था जब टीसीएस के साथ एक कंसोर्शियम को, इस कंपनी को 15,000 करोड़ का एडवांस परचेज ऑर्डर मिला था बीएसएनएल से पैन इंडिया 4G रोल आउट करने के लिए। तो एक छोटी साइज की कंपनी के लिए ये 15,000 करोड़ का ऑर्डर बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। ये कंपनी पीएलआई स्कीम के लिए भी एलिजिबल है। फिर इन्होंने कुछ क्वार्टर्स पहले एक संख्या लैब नाम की कंपनी को कुछ 283 करोड़ में एक्वायर किया था, जो कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है वो कंपनी। तो इस तरह से इनका एक हाई ग्रोथ सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स में भी फोरे हो रहा है। फिर एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है, लॉस को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया है, एक जीरो डेट कंपनी, फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है और कई सारे एफआईएस डीआईएस इसमें निवेशित है और कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी बाजार के इसमें निवेशित है। तो एक टाटा ग्रुप की कंपनी जिसमें जो टाटा ग्रुप ने पेनाटोन फिनवेस्ट नाम की उनकी कंपनी है जो कि टाटा कम्युनिकेशन को भी ओन करती है, वो इसमें 56.37% स्टेक ओन करती है। तो यू नेवर नो, थिंग्स सम कॉर्पोरेट एक्शन आल्सो कुड हैपन इन द फ्यूचर। तो खरीदारी करने की सलाह है। ये 840 के लेवल्स के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 875 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट। ओके, तो पहला स्टॉक है तेजस नेटवर्क, खरीदारी करने की राय 875 का रखें टारगेट। टाटा ग्रुप की ये कंपनी बेहद मजबूत और हमारी भी रिकमेंडेशन इसमें बार बार लगातार रहा है जब से 250 रुपये से बढ़ता हुआ दिखा है। आइए सेठी साहब से जानते हैं उनकी दूसरी पिक, बताएं सर। दूसरा स्टॉक में अनिल जी एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, जो अभी 597 पे ट्रेड कर रही है। इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म टारगेट है 640 का, 585 का स्टॉप लॉस रखना है। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, फिर वाटर डिसैलिनेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, इस तरह का काम करती है। प्लस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी ये कंपनी है। दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन इन्होंने करे हुए हैं। कंपनी के पास 50 पेटेंट्स है और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। और इनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जैसे एक वाटर प्यूरिफायर, उसके लिए कई इनके इंस्टीट्यूशंस से टाई अप है, होटल्स है, स्पाज है, हॉस्पिटल्स है, फिर रेलवे और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, इन सब से टाई अप है। और जो सरकार का एक मिशन है, हर घर जल मिशन, उसका भी एक बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को होता है। और क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो रिलायंस, L&T, ताज होटल, लीला, हयात, यूनिलीवर, इन सब को कैटर करती है। 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 3 तो है भारत में और एक बांग्लादेश, फिर यूएई, बहरीन और इंडोनेशिया, इस तरह से 7 इनके प्लांट्स हैं। अच्छा सितंबर क्वार्टर था और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं। रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, 24% के करीब के ROE है और डेट इक्विटी रेशियो भी नेग्लिजिबल 0.06 है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा और एफआईएस डीआईएस भी अच्छे खासे बुलिश लगते हैं। 14% हिस्सेदारी है और बाजार के कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इसमें भी इन्वेस्टेड है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 640 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 585 का स्टॉप लॉस। ओके, 585 का स्टॉप लॉस, 640 के टारगेट के लिए सेठी साहब की खरीदारी करने की राय। और चूंकि सेठी साहब ने कहा आइडियाज तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आज 2 ही दूंगा, तो हम सेठी साहब कहें, सेठी साहब की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम बिल्कुल भी उन पर दबाव नहीं बनाएंगे कि सेठी साहब 2 से ज्यादा दें, बराबर है। लेकिन सेठी साहब, एक मासूम सा सवाल है मेरा, बोलिए। अगर आप तीसरा स्टॉक देते तो कौन सा देते? तीसरा, चौथा, पांचवा, आज तो बाजार में मतलब जो एक 26 अक्टूबर को बात हुई थी ना, सेल लगी हुई है बाजार में, आज सेल का लास्ट दिन है। मुझे लगता है आज एक बहुत अच्छा मौका है जो लोग
कई दिनों से लेफ्ट आउट की फीलिंग कर रहे थे। निफ्टी में ऊपर के लेवल से आज 300 पॉइंट का करेक्शन हुआ है और कई सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी उसी कारण में अभी उसी मतलब प्रेशर में नीचे आ गए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल जो आपके अच्छी क्वालिटी के फंडामेंटल स्टॉक्स हैं और जिनको आप खरीदना चाहते थे वो आज 10-15% नीचे मिल रहे हैं अपने हाइट से। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए आज। बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। सेठी साहब की राय आ रही है, 2 स्टॉक्स सेठी साहब की तरफ से रेकमेंड भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, अच्छी बात लें या जैसे भी लें, बट पिछले आधे घंटे से और नीचे नहीं गए, उन्हीं लेवल्स पर आप हैं जहां तक मिड स्मॉल कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का सवाल है। 21,250 के इर्द गिर्द कारोबार हो रहा है, 200 पॉइंट नीचे हैं आप। बैंक निफ्टी 300-325 पॉइंट नीचे है, 47,550 पर। सेंसेक्स आपका 70,850 पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप में और स्मॉल कैप में 2 से 2.5% की वीकनेस दिख रही है। डेज लो के आसपास हैं, बट फ्रेश और गिरावट नहीं आती हुई दिखी। डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी वीकनेस है, 30 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में ठीक ठाक कारोबार चल रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स भी स्टेबल है। सर बताएं क्या करना है? बिल्कुल दीप, तो आज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 21,235 के आसपास से शुरू होता है, एग्जैक्टली उसके आसपास पहुंचा। 21,250 का लो है जहां पर आप अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। समस्या आपकी कहां शुरू होगी मैं बताता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए। अगर 21,175 यानी कि यहाँ से 75 पॉइंट और गिन लीजिए, अगर यहाँ से 75 पॉइंट नीचे जाकर बंद होता है तो आप समस्या में है। 4 दिन पहले आपने 21,182 का लो क्लोजिंग देखा था। yes, अगर आप उसके नीचे बंद होते हैं तो फिर आपकी समस्या थोड़ी सी ज़्यादा है, अदरवाइज कोई दिक्कत की नहीं। ओके, तो 21,175 यानी कि यहाँ से आप 50-75 पॉइंट के रिस्क और मानकर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एकदम आप अच्छे सपोर्ट जोन में जा रहे हैं। और इस सपोर्ट जोन की इंपॉर्टेंस ये है कि दीप, अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट है, पोजिशनली अगर आप शॉर्ट है और आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मुझे शॉर्ट काटनी चाहिए, तो 25 से 50% शॉर्ट आपको 21,175, 21,250 की रेंज में काट लेनी चाहिए। बाकी की चाहे तो आप कल इंतज़ार कर सकते हैं। ये तो निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी के लिए वही सेम 47,500 के आसपास आ चुके हैं और 47,375, 47,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और आप 47,000 4 दिन पहले आपका जो क्लोजिंग था वो 47,732 का था, हालांकि आप उससे नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन लो जो था वो 47,362 का था, यानी 375 में राउंड फिगर मान लो। तो आप एकदम सपोर्ट जोन में 47,500 से 47,375 में घुस रहे हैं। वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट काटने चाहिए। निफ्टी में काटे ना काटे, बैंक निफ्टी में जरूर काटने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा हैवी वीकली एक्सपायरी की वजह से भी कल बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आपका हल्का रहेगा। तो कल बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर नहीं होगा। अगर गिरना है तो फ्रेश शॉर्ट बनानी पड़ेगी। करेक्ट। सो बैंक निफ्टी कल उतना खराब नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर ठीक हुआ तो ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। निफ्टी पर कल भी थोड़ा दबाव रह सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, बट आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में घुसे, ये ध्यान में रखिए। अब आइए आपको डेटा बता दूं। डेटा के हिसाब से अब आपके लिए वापस आज 21,400 को पार करना मुश्किल होगा। अगर 21,400 के आसपास आए तो वहाँ डेफिनेटली आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ये डेटा साफ दिखा रहे हैं। नीचे में 21,200 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है। 21,300 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, जो 3 बजे के पहले आपने तोड़ दिया तो कोई साइजेबल रिकवरी एंड तक आएगी, इसकी संभावना निफ्टी में कम नजर आती है। बैंक निफ्टी 47,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं है पर ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, 63 लाख शेयरों का, और ये आखिरी सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 47,800, यहाँ तक अगर गलती से रिकवरी में आ जाए वहाँ आपको अपने शॉर्ट काटने चाहिए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से व्यू बहुत क्लियर है और यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लॉन्ग पोजीशन को हल्की करने के बारे में सोचें। शॉर्ट है तो ही काटे, फ्रेश खरीदारी के लिए एक दिन का इंतजार कर लें, स्पेशली निफ्टी में फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार कर लें। जी ठीक है सर, गॉट इट। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनके ट्रेडिंग कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक तो अपडेट, कल आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सेल कॉल दिया था, उसके अंदर टारगेट हिट हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर भी और दबाव देखने को मिल सकता है। तो अब जो ये तो था अपडेट, और अब जिस स्टॉक के लिए बिगुल बचा है वो भी सेल कॉल है और बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 1115, 1116, 1115 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 7-8 दिनों से एक्सिस बैंक एक साइडवेज मूव दिखा रहा था। आज मार्केट की गिरावट के साथ एक्सिस बैंक में गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिला है और पिछले कुछ दिनों के लोस पे ये ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से गिरावट दिखा सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1126,
1127 के पास है, तो स्टॉक के अंदर जो स्टॉप लॉस बनेगा 1126 का बनेगा। और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1100 इसका पहला टारगेट होगा, 1090 इसका दूसरा टारगेट होगा। 1 से 2 दिनों का व्यू लेके एक्सिस बैंक में बिकवाली करें 1100 से 1090 के टारगेट्स के। सेल कॉल आ रहा है एक्सिस बैंक पर, यहां पर करें बिकवाली। आइए जय भी है हमारे साथ और उनके पास चलते हैं जैक के जैकपॉट के लिए। बताएं जय, क्या करना है इस समय? जबरदस्त एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आते हुए देखने मिली है आज, और ग्लेनमार्क फ्यूचर्स पर मेरी बिकवाली की सलाह है। यहाँ पे 796.50 के आसपास ग्लेनमार्क फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है दीप, वेरी क्लियरली। ये स्टॉक ने अपना एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, जो पूरा बाउंस देखने मिला, दैट वाज अ करेक्टिव मूव, एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुई थी। वैसी एक वेज पैटर्न जैसे कल मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में कही थी, वो ₹2 वाला पुट ₹3.5 हो गया। यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है इन ग्लेनमार्क, एंड इसे बेचने की सलाह है। यहाँ पे टारगेट्स बन रहे हैं 765 के, तो 795 पर बेचे, 765 आपका पहला टारगेट रहेगा, 740 दूसरा टारगेट रहेगा। ये पोजिशनल कॉल रहेगा, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो दीप रखना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 820 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क फ्यूचर्स पर बिकवाली की सलाह। इसके वीकली इंडिकेटर्स भी सेल में। तो ये है आपके ग्लेनमार्क फ्यूचर्स जहां पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है। तो वीकनेस इस समय बाजार में आपको बढ़ती हुई दिख रही है। आइए एक बड़ी खबर है और हम देख रहे हैं सुबह से चुनिंदा NBFCs पर प्रेशर पड़ा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल शाम RBI की तरफ से आया, जिसकी वजह से कुछ NBFC स्टॉक्स पर आज प्रेशर है। ऑफ कोर्स अब तो आप देख ही रहे हैं पूरे फाइनेंशियल पैक में वीकनेस आ रही है, बट स्पेशली इन कंपनीज में कुछ परेशानी हुई है। तो क्या एक्शन आया RBI की वजह से और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, एक बार समझ लेते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप ये स्टॉक्स जैसे आप पीरामल की बात करें या फिर आप IB हाउसिंग, इन सारे स्टॉक्स जो NBFC स्टॉक्स है, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। अब आया क्या है, RBI ने ये कहा है कि बैंक और NBFC जो AIF जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उनके जरिए जो लोन्स को हमेशा एवरग्रीन रखते हैं। एवरग्रीन रखने का उनका कहने का मतलब ये है कि कभी भी लोन को पूरा NPA नहीं होने देते हैं, वहां पर वो कड़े जो हैं वहां पर रेगुलेशन लाते हुए दिखे हैं। अब ये प्रोसेस किस तरीके से है कि जैसे NBFC और बैंक ये जो हैं ये एक लोन दे रहे हैं XYZ एंटिटी को, और वो लोन अगर आप देखें NBFCs या फिर AIF जो हैं, NBFCs और बैंक AIF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और AIF इन्वेस्टमेंट करता है उन पार्टीज में जहां पर इन्होंने लोन दिया है। तो कुल मिला के पूरा जो सरकमफेरेंस है, अगर आप देखें तो जो पैसा बैंक्स, NBFCs और बैंक जिन क्लाइंट्स को देते हैं, वो अगर नहीं दे पाते हैं तो AIF इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्हें दे देते हैं और उनको वापस बैंक्स को ये पैसा NBFC को मिल जाता है। इस पे उन्होंने रेगुलेशन लाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर AIF स्कीम में जिसमें NBFC और बैंक उसका इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो ऐसे किसी भी क्लाइंट को अगर इन्वेस्टमेंट वहां पर करता है जिसका ऑलरेडी NBFC और बैंक का एक्सपोजर है, तो उसे विद इन 30 डेज के अंदर NBFC और बैंक को अपनी जो AIF में इन्वेस्टमेंट है वो पूरा खत्म करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करने पर जितना इन्वेस्टमेंट करा है उसकी पूरी 100% इनको जो है प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये जो अगर आप देखें कि लगातार जो लोन को NPA होने ही नहीं दिया जाता है, उसके लिए RBI यहां पर ये रूल लाता हुआ दिखा है। तो बेसिकली एक तरह से लोन्स की एवरग्रीनिंग होती थी, उस जरिए को AIF के जरिए जो होती थी, उस जरिए पर अब RBI ने रोक लगा दी है, और स्पेशली पीरामल एंटरप्राइजेस पर आप देख रहे हैं ज़्यादा प्रेशर आया। सुबह भी जब बाजार मजबूत था, यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा था। एक बार जरा इसके बारे में समझते हैं, स्पेशली जो NBFCs पर इम्पैक्ट आया है वो भी एक बार समझते हैं। SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, शो पर जुड़े हैं। सनी जी गुड आफ्टरनून सर। जरा बताएं, NBFCs वैसे भी इस समय तो खैर पूरा बाजार ही गिर रहा है, बट स्पेशली पीरामल हो, इंडिया बुल्स हो, इनके लिए ये मौका भी अब चला गया है, तो वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। डेफिनेटली ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं निगेटिव है, जो AIF के थ्रू जो एवरग्रीनिंग करते थे, बट हालांकि मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लूँ तो एक बेहतर ही है। अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो जो एवरग्रीनिंग चल रहा था, जो NPA जो क्लियरली निकल के नहीं आ रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। हालांकि ठीक है, इन शॉर्ट टर्म बिजनेस इंपैक्ट होगा जिन जो लोग AIF ऑपरेट करते हैं और AIF में इन्वेस्ट करते हैं,
शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा, मे बी 8 to 10%। और आज ऑलरेडी हमने स्टॉक मुझे लगता है कि डिस्काउंट कर लिया है, जितना भी निगेटिविटी थी पिरामल ने, इंडिया बुल्स ने। आगे जाकर के जब इस पे और फर्दर कमेंट्री मैनेजमेंट से आना बची है कि अब इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे जाकर के, जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, वेदर दे विल वाइंड डाउन इन कितने समय में ये लोग वाइंड डाउन करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना होगा। बट जो ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कि जो इम्पैक्ट है 8 to 10% से ज्यादा का नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि FY24 के नंबर्स में वो कैप्चर हो जाएगा, एंड देन फॉर FY25 मे बी ऑन लो बेस देन वी मे सी अ नॉर्मलाइज काइंड ऑफ। देख रहे हैं आप, बड़ा कट आ रहा है, 6-6.5% नीचे आपको पिरामल एंटरप्राइजेस दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी आपको मतलब स्टॉक जो पिछले दिनों में भागे कोई भी 5% से कम कोई भी नहीं। हाँ, मतलब 1200 पॉइंट तो आपका मिड कैप इंडेक्स नीचे है जी। यस सर। मिड कैप इंडेक्स देखो आप, 450 पॉइंट आपका स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है। तो मतलब इंडेक्स ही इतना नीचे, 2.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, 3% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे, तो स्टॉक तो 5-6% होंगी। तो मतलब आज तो ढूंढते रह जाओगे, एक लाल ग्रीन में नजर नहीं आएगा आपको, वैसा हाल है। मतलब सारे के सारे जिस तरह से भागे हैं, सॉरी नीचे की तरफ भागे हैं, गिरने लगे हैं, कमाल ही होता दिख रहा है। ओके तो ये आपको प्रेशर आते दिख रहा है, बट एक बार इन चार्ट्स पर राय लेनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर है और सुबह से हम पिरामल पर स्पेशली एक प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। सत्य जी, एक बार पिरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट भी देखें जरा, बताएं सर इस पर अब लेवल्स क्या आते हैं सुबह से जो वीकनेस आई हुई है। दीपांशु, यहाँ पर इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर 980, 990 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई जरूर नजर आ रहा था, एंड कहीं जाकर जिस इंटेंसिटी से इसने एक गैप डाउन ओपनिंग रखी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की चाल बनाई है, तो लगातार जिस तरीके से ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था काउंटर, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन की भी तैयारी हो सकती है। एक मेजर सपोर्ट है अराउंड 880 का, अगर ये पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो आई थिंक स्टॉक में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है 810 के पहले। तो आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिकल जंक्शन पे है। इनफैक्ट एक वर्टिकल ड्रॉप हो रहा है, अगर ये अरेस्ट नहीं हुआ 880 के आसपास तो आई थिंक और थोड़ा सा गहरा जा सकता है ये पर्टिकुलर करेक्शन में। देखते हैं यहाँ पर अगर संभलता है कि नहीं। इस बीच अब थोड़ी फ्रेश वीकनेस और आपको बाजार में आती हुई दिख रही है। जैसा अनिल जी भी हाईलाइट कर रहे थे, 21,250 का लेवल निफ्टी नीचे गया है, 1% का कट है। वैसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोई ऐसा बड़ा डीप कट नहीं है, बट जो ऊंचाई से कट आया है वो डेफिनेटली थोड़ा डीप आपको होते हुए दिख रहा है। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक और ट्रेडिंग कॉल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी और रडार पे आया है, ये स्टॉक के अंदर भी यहाँ से अभी और सेलिंग देखने को मिलेगा। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 3595, 3600, 3595, 3600 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन के अंदर पिछले 5-6 दिनों से ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज ये सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसमें लास्ट 4-5 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। टाइटन में यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो टाइटन में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। टाइटन में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 3630, 3640 के पास है, तो 3630 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3560, 3540, ये लेवल नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो 3630 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें, 3540 तक के लेवल टाइटन में नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाइटन में है बिकवाली करने की राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। जबरदस्त एक्शन में यहाँ पर भी स्टॉक आपको नजर आएगा कमजोरी की तरफ से, और 3630 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको बिकवाली। 3560, 3540 दो टारगेट आप लेकर चले। आइए सचिन जी के लिए भी बिगुल है अब BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक कवर हो चुका है, बट मुझे लग रहा है टाइटन में जिस तरीके से ये वर्टिकल ड्रॉप है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा। इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पोजीशन थोड़ी देर पहले ही दी है। जिस तरीके से इसने 3600 का लेवल तोड़ा था, मुझे लग रहा है नीचे जो मेजर सपोर्ट है अभी स्टॉक में वो लगभग अराउंड 3485 के आसपास प्लेस्ड है। तो अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़े से पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। आई थिंक चेंज इन मोमेंटम तभी होगा अगर 3632 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है, तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव में ही रहना चाहिए। सो 32 के स्टॉप लॉस के साथ
शॉर्ट पोजीशंस बनाए रखने की सलाह होगी, बट टारगेट मुझे लग रहा है 3485 के आसपास प्लेस्ड है। ओके, 3485 तक के टारगेट और नीचे के दिख रहे हैं टाइटन में यहाँ पर सचिन जी को। लेकिन एक सवाल मेरा आशु जी से, क्योंकि अभी सचिन जी ने कहा भी कि एक वर्टिकल तेजी के बाद ये स्टॉक और गिरने को एक तैयार है, तो आशु जी जो आप पहले कुछ दिनों से कह भी रहे थे खड़ी तेजी, तो जिस खड़ी तेजी का विपरीत शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? मतलब तेजी खड़ी है तो मंदी क्या है, आड़ी या कुछ और क्या होना चाहिए? हिंदी भाषा के ज्ञाताओं जरा ध्यान दें आप। अनिल जी, खड़ी तेजी का तो मतलब है कि मैंने जब ये स्टार्ट हुई थी तो एक पुराना कोट यूज किया था जो हम अनिल जी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के टाइम पे यूज करते थे, मतलब आज से कई 15-20 साल पहले, जब वो किसी स्टॉक में या उस तरह की मार्केट में होती थी। अनिल जी, वैसे कोई इसका उल्टा शब्द नहीं है, जैसे खुले नीले आकाश का पाताल नहीं है ना, ऐसी खड़ी तेजी का भी रिवर्स नहीं है अनिल जी। गहरा काला पाताल, हाँ, गहरा काला पाताल, गहरा काला पाताल ऐसे, वैसा आड़ी मंदी, औंधी मंदी क्या, जरा एक बार सब अपना अंदाज। ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, इसमें तो हमारे दर्शक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। आप भी अपना अपना बताएं, खड़ी तेजी का विलोम शब्द, विपरीत शब्द क्या होना चाहिए, जरा बताएं। कुणाल जी बता रहे हैं तब तक जी। अनिल जी देखिए, इसका विलोम एक ही है, इसका विलोम है खटिया खड़ी गिरावट। अनिल जी, तो तेजी होती है खड़ी और गिरावट होती है खटिया खड़ी। अनिल जी नहीं, वो अलग विलोम है, वो तबला तोड़ तेजी का विपरीत शब्द है। खटिया क्या, खटिया कौन सी गिरावट बताए? खटिया खड़ी, खटिया खड़ी गिरावट। अच्छा, ओके, नहीं वो तबला तोड़ तेजी का खटिया खड़ी, हाँ वो गिरावट तो उसमें जुड़ेगा। ये इसका सही शब्द चाहिए, खड़ी तेजी का विलोम शब्द। ओके, आने लगे हैं, नुकुली गिरावट, खारा गिरावट, ओहो, ओके, पड़ी मंदी, वाह वाह, लाइए लाइए, खोटी मंदी। हे भगवान, लोगों का तो देखो आप क्रिएटिविटी हिंदुस्तान में, अरे भाई साहब कमी है ही नहीं, बिल्कुल बार बार लगातार आने दीजिए, बिल्कुल आने दीजिए। ये है आपके लिए घोर मंदी, वेरी बार। ओके, आने दीजिए, गहरी मंदी, जितेश जी ने लिख के भेजा, रवि राजन पटेल साहब कह रहे हैं घोर मंदी। आने दीजिए, अपने अपने विचार देखो कहाँ से पता चले। खड़ी तेजी, पड़ी मंदी, ये तो बड़ा आसान। बैठी मंदी, ऐश्वर्या त्रिपाठी जी बता रहे हैं, बैठी मंदी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आइडियाज हैं। अरे आइडिया तो, आइडिया कभी हमारे पास है ही क्या आइडिया के अलावा, और है ही क्या, आइडिया ही तो है। आइए, अच्छा, वो प्रीतम छेत्री साहब बड़े दुखी हैं। क्या हुआ? वो तो बर्बादी के दिन कह रहे हैं। प्रीतम जी, आपका दूर दूर तक मतलब कोई कविता और राइमिंग हो नहीं रही है, फिर भी आपने जो शब्द लिखा उसमें आपकी भावनाएं झलक रही है। बर्बादी के दिन। ओके, हैप्पी पटेल जी बता रही कि बैठी मंदी। हाँ, शैलेश जी ने कहा खड़ी तेजी का टेढ़ी मंदी। बहुत बढ़िया। आइए, शीर्षासन मंदी, निकुंज जी कह रहे हैं, वाह, दे दो यार, मतलब कमाल की हमारी क्रिएटिविटी लोगों के। आप में से और किसी को कोई आइडिया आ रहा है, बताइए। आजकल एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये हो गई है, और सुमित जी की क्रिएटिविटी खत्म हो गई। हाँ, आजकल नहीं आ रहे कभी। सुमित जी, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ गई? अनिल जी, मेरे इंस्पिरेशन में खुद ही था, कोई और नहीं थी। आप खो गए? हाँ अनिल जी, फिलहाल कोई नए ऐसे शब्द और ऐसी कविता और ऐसी मुहावरे कोई खास बने नहीं, इसके लिए बनाए नहीं, लेकिन जल्दी बनाऊंगा अनिल जी। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आइए, ऑयल इंडिया है वो स्टॉक जहां पर हुई है शानदार, जोरदार, दमदार तेजी। इस स्टॉक में तेजी की वजह क्या हो सकती है, जानने की कोशिश कर लीजिए। 6% इस मार्केट में, 6%, इसको पता है कि नहीं इंडेक्स क्या चल रहा है? 10% था बीच में। हाँ, तो थोड़ी देर पहले नाउ इट्स रीजनेबल हो गया। ओके, तो आइए, ऑयल इंडिया में इतनी बड़ी तेजी की वजह बता रहे हैं हमें कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 15% ज़्यादा की तेज़ी इस काउंटर ने आज के दिन में ही दिखा दी है। और इसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि आगे चलकर जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ब्रोकेज हाउस एंटीक को। इनफैक्ट मध्यम अवधि के लिए जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव संकेत है इनके लिए। और जो ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग होती है उसको लेकर आगे चलकर उत्पादन उस वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। FY24 के लिए ये औसतन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर वार्षिक ड्रिलिंग 62%
से ज़्यादा हो सकती है। 62% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल सकती है 40 कुओं के ड्रिलिंग के बजाय। अब 65 कुएं FY24 के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है। इनफैक्ट तेल उत्पादन में 21% की बढ़ोतरी और गैस उत्पादन में 51% की बढ़ोतरी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और साथ ही 24 से 26 के बीच में 300 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश भी होता हुआ नजर आएगा। नुमालीगढ़ 2025 तक नुमालीगढ़ रिफाइनरी का जो क्षमता विस्तार की बात थी वो भी ऑन ट्रैक है, वो भी कंपनी ने कहा है। और साथ ही इसी वजह से जो ब्रोकरेज की राय है एंटिक की, उन्होंने मैनेजमेंट से जब बातचीत की तो उसके बाद ये खरीदारी की राय देते हुए नजर आ रहे हैं। और लक्ष्य भी इन्होंने 375 रुपये से बढ़ाकर अब 419 रुपये की कर दिए हैं, जिस कारण से आज ऑयल इंडिया में इतनी शानदार तेजी आपको देखने को मिली। तो ये है आज आप बड़े अपग्रेड्स आते हुए एंटिक की तरफ से 419 का लक्ष्य और 375 से बढ़ाकर उन्होंने जो टारगेट बनाया उसका बड़ा असर आपको आते हुए दिख रहा है। काफी जवाब आ रहे हैं, मेरे को एक जवाब मुझे बहुत बढ़िया है, बताइए। ओहो, घुटना तोड़ मंदी और एक जो भाई साहब है 2-3 लोग हैं, एक आशु मदान के दिन। अच्छा, आशु जी वाली मंदी। आशु जी की मंदी गजब, मतलब आशु जी को लोग भूले नहीं है। आशु जी मंदी, आशु जी अभी भी आपको देखो कुछ भी बोलो, आप कितनी तेजी करवा लो, आपको लोग प्यार तो मंदी की वजह से ही करते हैं। एग्जैक्टली। अनिल जी, मैं खुद को भी अब मंदी की मतलब मंदी में पैसे बनाने में बहुत खुशी मानता हूँ और सुकून मानता हूँ। तो अनिल जी उसमें कोई चेंज नहीं है। ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट मंदी करके आता है अनिल जी, वो इतना प्यारा प्रॉफिट होता है, उसका मजा ही अलग होता है अनिल जी। आज भी जैसे हमने फिन निफ्टी की पुट ली और ये निफ्टी के 2 ट्रेड थे अनिल जी। मैं सुबह का शो जैसे मैंने कहा था कि मैं एक ऑल्टरनेट मतलब डेज पे एक मॉर्निंग करूंगा अनिल जी, आज मैं मतलब सच में मतलब क्रिप कर रहा हूं कि मैं सुबह क्यों नहीं था, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी शेयर हो जाता तो अपने हिसाब से लोग फायदा उठा लेते। स्टॉक्स में तो नहीं, लेकिन इंडेक्स में जी मैंने बताया ना, कल से वो एक डिस्कम्फर्ट आ रहा था पुट वालों का। नहीं जी, इतनी भयंकर, जो मैं बोल रहा हूँ इतनी भयंकर पुट्टे बेची हुई, इतनी भयंकर कि मतलब कोई जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है पुट, तो मतलब कोई हर बार ही और हर तरह की अनिल जी क्वांटिटीज बढ़ रही है लोगों की, इतनी क्वांटिटीज बढ़ रही है। तो ये शेयर सेलिंग वो पुट सेलर के लिए अनिल जी। बाकी आप देखना कि जब हम 1 महीने बाद या जब जनवरी में और अनिल जी एक्सपायरी आ रही है, अब आप क्या देखेंगे क्या हो गया, अब सारे के सारे स्टॉक्स अनिल जी आज की गिरावट के बाद, मतलब मैं पहले ही बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 80% एक्सपायरी अलर्ट में आ गए। अब आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। वो पहले 15 दिन की वो तेजी बनी, उसके बाद वो 5 दिन की कंसोलिडेशन, अब आखिरी 5 दिन अनिल जी बस वो भगवान का नाम जपना पड़ेगा कि मुझे एग्जिट मिल जाए, जो मिलेगा नहीं। तो अनिल जी इस चीज के लिए ध्यान रखना पड़ता है बहुत। बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए मंदी को लेकर ढेर सारे, आपको व्यस्त रहिए, मैं देख रहा हूँ और भी जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे मैं बताते जाऊंगा। तब तक सुमित जी फुल फॉर्म में है, मंदी आते ही सुमित जी को पंख लग जाते हैं। कल से शुरू हो गए थे आईसीआईसीआई बैंक से। आइए एक और बिगुल। बताएं सर। एक्चुअली शार्प आ रही है, आप देखो अभी थोड़ी देर पहले टाइटन दिया था और 40 से 50 रुपए का फॉल कुछ ही मिनटों में टाइटन में देखने को मिल गया। तो टारगेट अचीव का मूवर भी लगा सकते हैं। टाइटन में टारगेट अचीव हुआ है, जो अपनी फर्स्ट टारगेट दिया था वो। और अब जो वापस एक जिसके लिए बिगुल बचा है, जो एक और एक स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, वापस से सेल वाला स्टॉक की रडार पे आया है। अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 2083 2083 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर मोमेंटम सेल का बन रहा है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कैंडल फॉर्म हुई है और पिछले 3-4 दिनों का लो ब्रेक कर रहा है। तो ग्रासिम के अंदर अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 2115 2120 के पास है, तो 2120 के स्टॉप लॉस से ग्रासिम में बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2040 का पहला टारगेट होगा, 2025 का दूसरा टारगेट होगा। तो 2120 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करना है 2040 2025 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख सकता है। इस समय वीकनेस भी इस पर आ रही है। कुछ और काउंटर्स पर भी आपको प्रेशर इस समय बनते हुए दिख रहा है। ग्रासिम सीमेंट पैक से काफी कमजोर इस समय आपको होते हुए दिखा है। देखते हैं इस पर कैसा व्यू आएगा। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए भी बीटीएसटी का। बताएं सर। दीपांशु, कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने बिगुल की रिक्वेस्ट नहीं की थी। एक बिगुल आप पर एडवांस में रहा, इसके बाद अगर आपकी कोई भी कॉल आए तो वो जरूर आप बता दीजिए। तब तक जय के पास चलते हैं, उनकी कॉल है तैयार। जय का जैकपॉट।
जय बताएं। दीप, एक और बिकवाली का काउंटर है LNT, इसका 3460 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, इन द मनी पुट ऑप्शन है दीप, ये आपको 47 पर मिलेगा, अभी 47, 48, 49 तक भी खरीदे। यहाँ पे एक रिवर्सल है, जैसा टाइटन पे एक रिवर्सल सचिन और सुमित ने एक आइडेंटिफाई किया, एब्सोल्युटली लाइकवाइज एक रिवर्सल LNT पे भी देखने मिल रहा है। हायर एंड ऑफ द चैनल, जो एक राइजिंग चैनल है, उसमें से एक रिवर्सल है। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, दैट कैन बी प्लेस एट 33 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट आपका बनेगा 72 का, 72 का टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट विल बी 85, 72 एंड 85, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे, बिकॉज एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट इसका हो सकता है। अच्छी तेजी हमें LNT में एक यूनिडायरेक्शनल मूव आते हुए देखने मिला थी, पर यहाँ पे मेजर सपोर्ट 3320 के पहले कोई नहीं, 3320-30, so it's like 125 points fall, which is 3.5%. तो एक अच्छी खासी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, मैं प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगा इसे, एंड उसका फायदा यू कैन टेक द एडवांटेज थ्रू पुट ऑप्शन। तो ये आपके लिए LNT पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए, ये आपके लिए जय की तरफ से राय आ रही है। 3460 का पुट आपको यहाँ पर खरीदना है। प्रेशर में LNT भी आ रहा है और कुछ और काउंटर्स पर भी आपको वीकनेस दिख ही रही है। हैवी ड्यूटी गिरावट इस पर आपको आती हुई दिखेगी। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको हैवी ड्यूटी वीकनेस अभी अभी आती हुई दिख रही है, इंडस टावर पर भी रखिए नज़र, ये भी अभी अभी फ्रेश आपको एक वीकनेस दिखा रहा है। मनापुरम बाय द वे, ये अब आपको 166 के लेवल पर आ गया है, काफ़ी बड़ा कट आया है। और सुमित जी, टाइटन आई थिंक इस पर पहला टारगेट हिट हो गया, 3560 का पहला टारगेट दिया था, उसके भी नीचे आ गया अब तो टाइटन सर। बिल्कुल दीपांशु, एकदम टाइमली स्टॉक पकड़ में आ गया और एक अच्छा खासा फॉल टाइटन के अंदर लास्ट 15-20 मिनट के अंदर ही देखने को मिला है। तो बिल्कुल पहला टारगेट तो हिट हुआ है और दूसरा टारगेट भी इसके अंदर अभी हिट होगा। मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि मार्केट्स में और स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ग्रासिम भी दिया था, उसके अंदर भी देखिए डेज लो पे आ चुका है। हो सकता है मार्केट क्लोज होने के पहले पहले उसका भी फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए। चलिए, पहला टारगेट हिट हो गया और कुछ टारगेट्स भी हिट होने की तैयारी में है, बट एसेंशियली यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर रखिए नज़र, क्योंकि कोरोना के मामले जो आए हैं उसकी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ा डायग्नोस्टिक शेयर्स में एक्शन बना है। हालांकि आज फिर से ये सारे रिवर्सल्स दे रहे हैं, बट एक बार सनी अग्रवाल साहब से राय लेना चाहूँगा। आज की गिरावट से पहले सर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, ये पूरा स्पेस अच्छे एक्शन में बना हुआ था, यहाँ पर कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं सर? या दीपांशु, डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्ट्रीट जिस तरह से कोविड के जो केसेस की जो न्यूज आ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट थी कि इसमें जो जितने भी डायग्नोस्टिक स्पेस है, इसमें कहीं ना कहीं एक बिजनेस की बढ़ोतरी होगी। पर मुझे लगता है कि टू अर्ली फॉर दैट, क्योंकि अभी बहुत नॉमिनल केसेस है और जिस तरह से जो न्यूज डेवलपमेंट मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव वायरस नहीं है और ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन प्योरली बेस्ड ऑन कोविड केसेस की वजह से इनका सबका बिजनेस बढ़ेगा। लेट्स सी, आई थिंक वेट एंड वॉच मोड में मैं रहना चाहूंगा अगर मैं डायग्नोस्टिक बिजनेस को अगर शॉर्ट टर्म के प्ले से राइड करना चाहूंगा। ओके, तो ये है आपके लिए थायरोकेयर पर राय। इस वक्त 3.5% नीचे, लेकिन इस बीच निफ्टी 21,200 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। 280 अंकों का बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में, और सेंसेक्स करीबन 850 अंक नीचे। निफ्टी बैंक अब 47,500 पर आता हुआ दिख रहा है। डे लो पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने इस वक्त नजर आएगी। आइए, जब बाजार में कुछ हो नहीं रहा तो चलो थोड़ी बाजार से बाहर हटकर बात की जाए। साल खत्म होने को आ रहा है, साल भर आपने क्या किया है ये भी जरा जायजा ले लीजिए। और इस साल भारतीय लोग सबसे ज़्यादा किन जगहों पर घूमने फिरने गए और उनका ट्रैवल ट्रेंड कैसा रहा है। कुछ लोग खाली गोवा ज़्यादा घूमने गए हैं, जिन्हें आप जानते हैं, और दूसरों को भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन गोवा ही लाइफ में सब कुछ नहीं है, और गोवा ही एकमात्र प्लेस नहीं है जहाँ जाया जा सकता है। बाकी लोग काफ़ी अलग अलग जगह भी जाते होंगे। समझ तो गए कुणाल जी? समझ गए ना आप? अनिल जी बिल्कुल समझ गए। अनिल जी, गोवा कौन जाता है और कौन प्रेरित कर रहा है बाकी लोगों को गोवा के लिए छुट्टी लेने के लिए? जी, तो अनिल जी ये सारी खबर मेरे पास है अनिल जी। एब्सोल्युटली। लेकिन बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, गोवा वालों को छोड़ दे, तो ये जानना जरूरी है। और इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट है आशीष के पास। आशीष हमें बताने जा रहे हैं भारतीय लोग 2023 में कहाँ कहाँ घूमे। बताइए आशीष।
सर ओयो की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओयो ट्रैवलपीडिया 2023, जहां पर पूरे साल में हॉस्पिटैलिटी स्पेस में काफ़ी बड़ा बज़ देखने को मिला, काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिले और पूरे 2023 की रिपोर्ट है कि भारतीय सबसे ज़्यादा कहाँ घूमना पसंद करते हैं और कहाँ पर सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो दरअसल अगर आप देखें तो ट्रेंड के माध्यम से पता चल रहा है कि साल 2023 थोड़ा सा अलग रहा है। आमतौर पर जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसे छोड़कर छोटे शहरों में जो बुकिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और जो नाम है वो थोड़ा सा चौंका देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो गोरखपुर, दीघा और वारंगल, ये कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर बुकिंग के ट्रेंड्स आपको थोड़े से एक्सेप्शनल देखने को मिले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो लीजर ट्रैवल से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल जो जगह है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बूम करते हुए नजर आ रहा है। साथ में अगर आप देखें तो मई 2023 ये ऐसा महीना था जहां पर सबसे ज़्यादा बुकिंग आपको देखने को मिली और साथ में 30 सितंबर एकमात्र ऐसा दिन था जहां पर रिकॉर्ड बुकिंग आपको कमरों की यहाँ पर ओयो की तरफ से देखने को मिली है। जो करीब 6 लॉन्ग वीकेंड्स आए थे, इसमें ट्रैवल के जो ट्रेंड्स हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। लेकिन ये साल जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जो बिजनेस ट्रैवल इंडस्ट्री है इसके लिए भी काफ़ी अहम था, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो कोरोना के बाद बिजनेस ट्रैवल इतनी तेज़ी से रिकवर नहीं किया था, लेकिन 2023 में रिकवरी यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। और बिजनेस ट्रैवल के हिसाब से अगर आप देखें तो जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं इनमें पहला नाम आता है हैदराबाद का, दूसरा नाम है बेंगलोर, तीसरा दिल्ली और चौथा कोलकाता। थोड़ा सा आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर मुंबई का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैवल जो पसंदीदा बिजनेस ट्रैवल डेस्टिनेशंस है इसमें। इसके अलावा अगर स्टेट्स की बात की जाए तो भारतीय जो है सबसे ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक बुकिंग यानी हाईएस्ट बुकिंग अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल और जो रिलीजियस प्लेसेस है ये लीजर से ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑक्यूपेंसी और बुकिंग देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा बुकिंग मिली है आपको तीर्थ स्थलों में जगन्नाथपुरी में, अमृतसर, वाराणसी और हरिद्वार। यानी 2023 अगर आप देखें तो ट्रैवल के हिसाब से काफ़ी खास रहा। ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल कर आ रहा है। रिलीजियस स्पेसेस में आपको ज़्यादा ट्रैवल का ट्रेंड दिख रहा है। टूरिज्म डेस्टिनेशन तो है, रिलीजियस स्पेसेस का जो टूरिज्म वो काफ़ी बढ़ रहा है सर। और अभी तो देखिए 2024 में और बढ़ेगा। अयोध्या में जो 22 जनवरी को जनवरी में हो रहा है, राइट, वो प्रतिष्ठा हो रही है। उसके बाद तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग होंगे जो कम से कम एक बार तो जरूर जाएंगे, अयोध्या जाकर आना चाहेंगे। तो रिलीजियस वाले में कोई इसकी खास वजह ऐसा ही है? उन्होंने वजह नहीं बताई है। नहीं सर, वजह नहीं पता है, लेकिन जो लीजर प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग मौज मस्ती करते हैं उससे ज़्यादा प्रेफरेंस है स्पिरिचुअल पर। ये वाकई में ऐसा है कि आप आशु जी को कोई संदेश देना चाहते हैं कि बार बार गोवा जाने की बजाय आप दूसरी जगह भी ऐसा, जहाँ पूरी दुनिया जा रही वहाँ भी ट्राई करें? ऐसा कोई हिडन मैसेज है आशु जी? नहीं सर, नहीं, अच्छा ओपन मैसेज है, कोई हिडन मैसेज है आशु जी आपके लिए? ओपन मैसेज आशीष कह रहे हैं सर। अनिल जी देखिए, मैं इस बार गोवा भी नहीं जा रहा और अनिल जी अनलाइक प्रीवियस ईयर्स इस बार गोवा में भी थोड़ा डिप है। उसका कारण ये है कि अनिल जी पिछले 3 सालों में थोड़ा गोवा ओवर एक्सपोज हो गया और कोई जगह भी नहीं थी। और जिस तरह से अनिल जी वो 3-4 श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और ये 3-4 कंट्रीज ने जो इस बार ट्रैवलिंग ओवरसीज भी हो रही है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक उधर अनिल जी गोवा में इस बार जो एक तोड़ फोड़ वाली अनिल जी खड़ी तेजी वाला सीजन था, वो गोवा में भी डिप आ गया इस बार। चलिए बढ़िया। तो चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2024 में एक जगह आपको जाना है कहीं कहीं भारत में घूमने के लिए, सारे एक्सपर्ट्स को लाइए जरा, आपको सबको बताना है एक कौन सी जगह आप जाना पसंद करेंगे? जी बताएं, कौन पहले बताएगा? एक जगह आपको जाना है कि समझो, अपने घर की बात नहीं है, घर के अलावा बताइएगा। हाँ जी जी जी, जय बताइए। जी अनिल जी, मैं जाना चाहूंगा कश्मीर। अनिल जी, मैं कश्मीर लाइफ में अभी तक एक भी बार नहीं गया। क्या किया जिंदगी में? कश्मीर जाना चाहूंगा अनिल जी, और मुझे पता है और मैंने सुना है काफी बार। अरे अभी जाइए तुरंत, 3 दिन की छुट्टी में, 23, 24, 25 की 3 दिन की छुट्टी में। गुलमर्ग में इतनी बर्फ पड़ रही है, एकदम सही टाइम है। बिल्कुल मूड तो बहुत ही हो रहा है अनिल जी, बिकॉज और डेफिनेटली कश्मीर अनिल जी स्विट्जरलैंड से भी बेटर है। हाँ 100% वहीं पे पहले जाना है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं आपके पद चिन्हों पर चलते हुए अनिल जी गुजरात की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। अनिल जी अभी तक गुजरात घूमने के प्रयोजन से जाने का अवसर नहीं मिला है,
तो अनिल जी मैं सोच रहा हूँ बहुत कि एक बढ़िया। बार गुजरात जाकर आऊँ, विशेष रूप से कच्छ जाने का बड़ा मन है अनिल जी, तो वहाँ जाऊँगा। बहुत ही बढ़िया। और जो लोग राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं उन्हें गुजरात तो हो ही आना चाहिए। बहुत जरूरी है। चलिए बढ़िया। और किसी की कोई इच्छा है कहीं जाने की तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आशु जी को अच्छा आशु जी भी, अच्छा आशु जी, हाँ आप बताएं आप कहाँ जाना चाहते हैं? अनिल जी एनीवेयर इन हिल्स। अनिल जी हिल्स का जो चार्म है ना, मतलब वो तो चाहे कश्मीर जाओ, चाहे मनाली जाओ, या कहीं ऊपर अनिल जी नैनीताल के ऊपर चले जाओ, लैंड्सडाउन अभी हम टीम होके आई है। अनिल जी हिल्स का जो मजा है और जो नज़ारे है ना, वो अनिल जी मतलब इट्स सो पीसफुल, इट्स सो सूदिंग, तो मजा ही अलग है। अकेले जाना, वो कुणाल जी हिल्स के नाम पे बार बार धक्का देने की रिहर्सल कर रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आशु जी के लिए तो अनिल जी कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे मोनेस्ट्रीज हैं, वहां पर जाकर अगर कुछ समय बताएं तो अनिल जी थोड़ा सुकून मिलेगा और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा अनिल जी। और वो कुछ समय के लिए आपको चुप बैठवाते हैं अनिल जी, तो वहाँ चुपचाप रहने की भी आदत हो जाएगी। लेकिन अनिल जी ये बताइए, आप ये जो पूछ रहे हैं, आप कहीं भेजने वाले हैं क्या हम सभी को अनिल जी? नहीं ये ऑन स्पॉन्सर्ड? नहीं, वो दिमाग करने वाली बात ठीक है, लेकिन चुप वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आशु जी अपना काम करने के बाद चुपचाप बैठे थे 1 घंटे तक, कभी ये नहीं कहते कि वापस मेरे को सवाल क्यों नहीं पूछा, मेरे पास क्यों नहीं आए। तो चुप के मामले में तो आशु जी का काम परफेक्ट है, जब उनको बोलना है तब बोलेंगे, बाद में एकदम चुप रहेंगे, परफेक्ट है। तो चलिए ये है आपके लिए 2023 की एक रिपोर्ट, जहां पर लोगों ने जमकर छुट्टियां मनाई है और 2024 में भी ये ट्रेंड रहेगा बरकरार। बिल्कुल सर, बीच में हम वैसे देख लिया 21 200 भी टूट गया, 21 175 भी टूट गया। तो धीरे धीरे करके ऐसे अब जो एक पैनिक बड़ी सेलिंग आई थी वैसी सेलिंग नहीं हो रही है, बट धीरे धीरे करके सेलिंग आपकी बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग आपका 10% फिसलने के बाद और अब आपको गिरते हुए दिख रहा है, 11% नीचे अब इंडिया बुल्स हाउसिंग भी आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा और भारी प्रेशर आते हुए दिख रहा है, काफ़ी भारी गिरावट के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। L&T फाइनेंस में भी आप देखिए 5.5% का कट है। अंबुजा सीमेंट, इसे देख लीजिए 6.25% का कट अंबुजा सीमेंट के चार्ट पर भी इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी एक बार अंबुजा सीमेंट का भी चार्ट देखें सर, इसमें भी आज भारी भरकम कट दिख रहा है। पूरे के पूरे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आज एक सेलिंग प्रेशर है। जहां तक अंबुजा सीमेंट के चार्ट की बात है तो मुझे लगता है कि 480 485 एक अच्छा सपोर्ट है। तो उस हिसाब से यहाँ से भी 5 से 7 रुपए की डिक्लाइन और देखने को मिल सकती है, बट उन लेवल्स पर मुझे लगता है कि स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिलेगी। ओके, तो यह है आपके लिए अंबुजा। देखते हैं सपोर्ट कहां पर आता है इसके लिए। टाटा स्टील, इसका भी कट काफी शार्प है, 4% की वीकनेस टाटा स्टील के चार्ट पर दिख रही है। सचिन जी, टाटा स्टील का अब सपोर्ट कहां पर आता है? 130 के नीचे सर। यहीं पे एक सपोर्ट क्लस्टर है 130 से लेके 128 तक का। अगर थोड़ी सी थोड़ा पॉज अगर आना है मोमेंटम में, तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएगा। इनफैक्ट इसके अगर 60 मिनट्स डेटा को भी देखें तो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है काउंटर, तो मुझे लग रहा है एक फाइनल लेग हो सकती है 128 के आसपास तक की। आई थिंक वहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट बेस्ड बाइंग भी नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त टाटा स्टील पे। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बनाए सुमित जी। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी और रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1955, 1956, 1955, 1956 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और हर रोज सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। आज भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर के साथ टीवीएस मोटर के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है और लास्ट 4-5 दिनों के लो पे स्टॉक अभी आ चुका है। टीवीएस मोटर पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1975, 1980 के पास है, तो 1980 के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1925 इसका पहला टारगेट होगा, 1915 इसका दूसरा टारगेट होगा। 1-2 दिनों के लिए बिकवाली करे 1980 के स्टॉप लॉस से 1925 और 1915 के टारगेट्स के लिए। सेलिंग के मूड में सुमित जी, और आप देख रहे हैं अब आ रही है उनकी नजर ऑटो काउंटर्स पर। टीवीएस मोटर्स ये भी काफी एक्टिव रहा है इस पूरे साल, बढ़िया मुनाफा इसने कमाया है। अब बिकवाली की राय इस पर आपको आती हुई दिख रही है। कैश का ऑप्शन लेते हैं जय की तरफ से।
बताएं जय। देख, फिन निफ्टी का 21,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, 26 दिसंबर की एक्सपायरी का 21,000 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, ये मैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन दे रहा हूँ दीप, कंसिडरिंग द रिस्क आफ्टर सो मच ऑफ फॉल। ये आप खरीदे। उसमें टारगेट्स ऊपर की तरफ रखने होंगे यदि फर्स्ट टारगेट विल बी 100 रुपए का पहला टारगेट रखते हैं, दूसरा टारगेट बनेगा 127 का। 100 और 127 ये दो टारगेट्स के लिए आप फिन निफ्टी का 21,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 23 रुपए पर रखना होगा दी। सो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। इवन फॉर द फर्स्ट टारगेट इज मोर देन 1:1 एंड सेकंड टारगेट पे भी 1:2 से ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिन निफ्टी का क्लियर सपोर्ट नेक्स्ट जो आ रहा है वो 21,000 पर ही बनकर आ रहा है। ऊपर के साइड पर 21,400-500 का जो क्लस्टर है वो जबरदस्त एक रेजिस्टेंस बन चुका है फॉर एटलीस्ट दिस एक्सपायरी। 26 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए 21,400-500 को निकालना शुड बी डिफिकल्ट एंड वो सेलिंग प्रेशर रहेगा। इसके कारण दबाव के कारण 21,000 से लेकर 20,900 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग में हमें वो लेवल्स टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं फिन निफ्टी पे एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। तो ये है आपके लिए फिन निफ्टी पर अब पुट खरीदने की राय आ रही है और गिरावट के बावजूद जय कह रहे हैं कि यहाँ से आपको और वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 21,000 का पुट फिन निफ्टी का आप खरीद कर चलें। एक दो और काउंटर्स जहां पर थोड़ी प्रेशर वीकनेस आते हुए दिख रहा है, गिरावट का प्रेशर है। पीएसयू बैंक्स पर भी रखिए नज़र, जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं वहां पर तो खैर बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है, बट फ्रंटलाइन में भी एसबीआई आपको इस समय काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। 3% की वीकनेस एसबीआई के चार्ट में भी बनी हुई है। कुणाल जी क्या करना है सर एसबीआई के चार्ट, जरा इस पर भी नज़र डालें। बाकी पीएसयू बैंक्स के मुकाबले कम गिरावट है, बट लार्ज कैप्स में सबसे ज़्यादा गिरावट ही है। देखिए काफ़ी बड़ी एक फिनोमिनल तेजी हमने देखी पिछले कुछ दिनों में दीपांशु, उसके बाद करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। सभी कुछ सारे सरकारी बैंक नीचे हैं, ये स्टॉक भी नीचे है, एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बना है और आज होलसेल में ये पैटर्न आपको बनते हुए कई सारे चार्ट्स पर नजर आएगा। मुझे लगता है कि और थोड़ी गिरावट मुमकिन है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 625 पर है, तो यहां से कोई 10-15 रुपए की गिरावट और मुमकिन है। तो नीचे के लेवल्स पर डेफिनेटली मुझे लगता है सपोर्ट वापस इमर्ज होगा, वहां पर फिर से खरीदारी की राय। ओके, ये है आपके लिए एसबीआई जहां पर आप रख सकते हैं नज़र। बीओबी बैंक, पीएनबी यहाँ पर वीकनेस है। कैनरा में अभी आपने कॉल भी देखी थी। इसके अलावा आप देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको, यूनियन, ये सारे बैंक्स आज आपको शार्प कट्स दिखाई रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स पर भी थोड़ा प्रेशर इस समय ज़्यादा बना हुआ है। प्रेशर आपको बना हुआ है सीमेंट स्टॉक्स पर। आज दीपक नाइट्राइट पर रखिए नज़र। सुबह एक अच्छा स्पाइक आ रहा था, अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, 3.5% का कट है। एक और हाई बीटा बीएचईएल, इस पर वीकनेस है। एनएमडीसी पर वीकनेस है। टाटा पावर पर भी आपको इस समय कट दिख रहा है, 320 के लेवल पर आ गया है टाटा पावर। एक बार सनी जी से इस पर राय लीजिए। सनी जी, वैसे तो सारे पावर स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में रहे हैं, टाटा पावर में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए सर? ये जो डिप है ये खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा और कूल ऑफ जरूरी है? दीपांशु, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कूल ऑफ होने देना चाहिए। मे बी 300 के आसपास एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा टाटा पावर में, with a price target of 350-360 with an investment horizon of 3 to 6 month। थोड़ा सा कूल ऑफ होने देना चाहिए क्योंकि काफी एक लंबा रनअप दिखा है हमने अक्रॉस द ऑल दी पूरे वैल्यू चेन में, एक लंबा रनअप दिखा है हमने और थोड़ा सा कूल ऑफ होने में समझदारी रहेगी। या तो एक दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप ग्रेजुअली पार्ट्स में बाय कीजिए, 25% अभी ले सकते हैं एंड देन लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू ओपन टुमारो। कल जो जिस तरह से मार्केट का सिनारियो रहेगा, थोड़ा और नीचे में मिलता है तो नीचे के लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। टाटा पावर आज 5%, आज कोई भी स्टॉक है 5% से कम करेक्शन वाला तो बहुत 5 तो नॉर्मल ही है। मतलब जो 5% से कम गिरा है उसे अच्छा माना जा रहा है एक्चुअली। वाओ, व्हाट अ मार्केट एक्चुअली। ओके, लेकिन ये साल भी बड़ा जबरदस्त रहा है, एक घूमने फिरने वालों के लिए, एक मूवी देखने वालों के लिए। ठीक है, बंसल जी से कुछ पुराने बड़े मूवी के प्रशंसक लोग थोड़े कम कर चुके हैं मूवी देखना करना, बट इट इज़ नॉट एंड। अभी भी बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं, फिल्म्स ऐसी हैं जो कतार में हैं, तैयार हैं आने के लिए और बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाल मचा सकती है। तो नूपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। नूपुर बताइए, इस साल में और क्या एक्शन बचा है मूवीज़ का? बिल्कुल सर, बड़ा एक्शन बचा है। शाहरुख खान की मूवी आने वाली है, कल ही रिलीज होगी, तो लॉन्ग वीकेंड के पहले कल ही रिलीज होने वाली है डंकी, और उसके बाद परसों होगी सलार भी रिलीज होगी प्रभास की। सलार, ये कौन सी पिक्चर है? प्रभास की पिक्चर है। अच्छा, हाँ ओके। तो सर आप क्या प्रेफर करेंगे? बाहुबली वाले भाई साहब। हाँ। अच्छा, ओके। सर तो बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडियन हो रहा है इस बार तो। ओके, नाइस। तो हिंदी में और रिलीज की है? सारी लैंग्वेजेस में। सारी लैंग्वेज आजकल तो। हाँ, आजकल तो सारी में ही होने लग गई है बराबर। तो ओके, सालार और शाहरुख खान साहब की हो रही है, बड़े एक्टर्स है इसमें।
तापसी पन्नू है और जो विकी कौशल है वो है इसमें, उनकी डंकी रिलीज होगी कल। और जब फर्स्ट डे के कलेक्शन सामने आ रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। सर बॉलीवुड ने इस साल काफी रिवाइव किया है क्योंकि अभी एनिमल रिलीज हुई थी और सैम बहादुर रिलीज हुई थी, दोनों ही मूवीज देखेंगे तो काफी हिट हुई थी। एनिमल से एक्सपेक्टेशन से ओवर यहाँ पे आपको नंबर्स आते हुए दिखे थे बॉक्स ऑफिस पे, और सैम बहादुर भी देखे। तो ये दोनों बड़ी मूवीज के बाद अब 2 बड़ी मूवीज कल और परसों रिलीज होती हुई आपको दिखेगी। और इनफैक्ट 2023 की भी बात करें तो PVR आइनॉक्स अच्छा साल रहा है बॉलीवुड मूवी के जो कलेक्शंस रहे, चाहे वो पठान हो, जवान, गदर 2, OMG, जेलर, टाइगर 3 के मजबूत कलेक्शंस आते हुए दिखे थे और वो हमने बॉक्स ऑफिस में देखे भी है और PVR के नंबर्स में भी आपको एविडेंटली नज़र भी आएंगे। 2023 के जो पहले 9 महीने थे उसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीबन 8,500 करोड़ से ज़्यादा का रहा था। पिछले साल 2022 में सिर्फ 10,600 करोड़ का कलेक्शन आते हुए दिखा था और इस साल अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 जब खत्म होगा तो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 12,000 करोड़ से ज़्यादा का पहुंचता हुआ दिखेगा। तो जो डलनेस बॉलीवुड में थी वो 2023 में वापस देखने को मिली और कल बड़ी रिलीज होगी शाहरुख खान की मूवी डंकी, कल रिलीज होने वाली है और परसों होगी सालार प्रभास की जो मूवी है वो लॉन्ग वीकेंड से पहले। तो बड़ा एक्शन है मूवी के लिहाज से। तो मतलब जाते जाते भी कुछ न कुछ बड़ा एक्शन होने वाला ही है और आई एम श्योर वैसे तो आपने अगले साल की भी तैयारी करी ली होगी कौन कौन सी, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा आपसे। बिल्कुल आइए तब तक जल्दी से एक बार बैन से बेनिफिट तैयार है आपका? बिल्कुल। बताइए आशीष जी। सर लंबी लिस्ट है, फिलहाल अगर आप देखें तो 10 स्टॉक है हमारे पास जो बैन में बने हुए हैं। तो इन 10 स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एंट्री करने के लिहाज से 3 स्टॉक के नाम आ रहे हैं। फिर अभी भी एंट्री कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो इनमें से तो इंडिया सीमेंट है 106%, वापस आना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एक नाम थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, अशोक लेलैंड है 98% है, थोड़ा सा डाउट है लेकिन फिर भी नज़र रख सकते हैं अगर बैन में आ गया तो। और हिंदुस्तान कॉपर जहाँ पर है पोजीशन फिलहाल 96% के आसपास, तो इसकी भी री एंट्री हो सकती है। बाहर निकलने के हिसाब से अगर आप देखें तो लगातार 2 दिनों से पोजीशंस कम हो रही थी जी एंटरटेनमेंट की, आज 80% से कम हो गई, 79% है, तो ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। IRCTC ये स्टॉक भी ऐसा है जो फोकस में रख सकते हैं, 80.7% है लेकिन समय आपके पास अभी 9 मिनट का बचा हुआ है, देखना थोड़ा सा मुश्किल है कि बैन से बाहर आता है कि नहीं, लेकिन बाकी के सारे स्टॉक बैन में बने रहेंगे। तो एंट्री के लिहाज से आपके पास इंडिया सीमेंट और अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान कॉपर, ये 3 स्टॉक है। एग्जिट होगा जी एंटरटेनमेंट। ओके, काफ़ी बदलाव होने वाले हैं इस स्पेस में, देखते हैं कैसा एक्शन आपको आ सकता है। बट कुछ और स्टॉक्स वापस एंट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर, अशोक लेलैंड, इंडिया सीमेंट यहाँ पर भी रखी है नजर। इंडिया सीमेंट तो आज काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट आपको थ्रू द डे दिखाई चुका है। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, वीकनेस है 30 पॉइंट नीचे, 25 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 50 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार है, कच्चा तेल प्रॉपर है, रुपए में कोई परेशानी नहीं है। एशिया भी ठीक था, आज कोई ज़्यादा बड़ा डेटा भी नहीं आने वाला है यूएस में। बट बताएं सर क्या करके जाना है? हम तो रिकवर नहीं हुए हैं, इनफैक्ट डेज लो पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, 450 पॉइंट का कट हो गया अब बैंक निफ्टी। शॉर्ट्स थोड़े काटने चाहिए दीप, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कल सुबह का इंतजार कर लें, क्योंकि आज डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा करेक्शन आपको अमेरिका से मिल जाए, और नहीं तो आज के डेटा तो खराब आएंगे, सेल के डेटा होंगी, तो फिर हो सकता है कल सुबह फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ी और कमजोरी देखने को मिले, वहाँ से आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। और तब हो सकता है आप 21,000, 21,075 इस रेंज के आसपास भी आ जाए तो और ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल होंगे। सो आई थिंक फ्रेश पोजीशन कल बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ शॉर्ट आप है तो ज़रूर आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स काटने चाहिए। प्रॉफिट में डे लो पर आप बंद हो रहे हैं, बैंक निफ्टी के भी आपके आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। सो आई थिंक हल्के फुल्के शॉर्ट्स, ज़्यादा न भी काटे तो 50 से 75% शॉर्ट आपको काट के जाना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, अच्छा पैसा बन रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से फास्ट और अनएक्सपेक्टेड बन रहा है तो पूरा भी काट लें तो हर्ज नहीं है, पूरा भी काट लें। हाँ, और नहीं तो कल सुबह फर्स्ट हाफ में काटने का मौका बन सकता है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय कल सुबह ही होगी। हाँ, अब तो कल सुबह ही देखेंगे, बट शॉर्ट है तो काट के चले जाइए, थोड़ा तो काटनी चाहिए, थोड़ा काटना चाहिए इस समय। चलिए, ये आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय।
HDFC बैंक फ्यूचर्स को बेचना है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये ट्रेड बन रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है ये दीप, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी हल्की प्रॉफिट बुकिंग कीपिंग इन माइंड फिनेंशियल्स में जो मैं देखने मिली है। मैंने फिर निफ्टी का भी जिक्र किया 21,000 तक आ सकता है, 21,000 20,900, एंड यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 1620 तक के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं। सो विद दैट एज अ टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, आप 1675 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बिकवाली करें तो जस्ट 1% स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगभग आपको 1620 तक के देखने मिल सकते हैं। तो एक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा था, पर अभी जय के कॉल देते देते ये भी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। HDFC बैंक, इस पर आपके लिए सेल कॉल आ रहा है जय ठक्कर की तरफ से। ONGC, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, बस इन 3 स्टॉक्स ने होल्ड आउट किया है। बाकी सारे निफ्टी काउंटर्स आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में रहे हैं। आशु जी, ONGC होल्ड आउट करा है, ऐसे बाजार में भी 1% ऊपर ही सही, बट इस बाजार में होल्ड आउट एटलीस्ट करते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु, ONGC has been a lone exception today. अदरवाइज जो हमारा फेवरेट थीम था मेटल सीमेंट पावर, मेटल सीमेंट पावर कर रहे थे, आज मतलब जो सबसे बड़ा लीडर था उसी में आज सबसे ज्यादा करेक्शन आई है। और जैसे मैंने दीपांशु बोला कि ये इन चीजों पे मतलब फर्स्ट पे आप नहीं निकल सकते हैं फॉर ट्रेडर्स, या तो ऑप्शन है, अब ऑप्शन तो जीरो हो जाएंगी, तो कुछ जिसमें भी जो लास्ट की रह जाती है उनमें जो लॉस होगा वो होगा, बट अदरवाइज निकलना चाहिए क्योंकि अब एक्सपायरी प्रेशर, अब जो आखिरी 30-7 दिन है, मैं दीपांशु फिर बोल रहा हूँ, एक्सपायरी से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं है। जो एक्सपायरी प्रेशर है वो नीचे का या ऊपर का, वो अपने आप में एक ऐसा मतलब सुनामी है कि उसके अगेंस्ट कुछ नहीं। और जिस तरह से मतलब जैसे अभी अनिल जी ने एक चीज बिल्कुल ठीक बोली, जितना पॉपुलर स्टॉक थे सारे मिनिमम बेंचमार्क है आज का जो 5% से ऊपर के टूटे हैं, तो ये कोई मतलब सिंपल करेक्शन नहीं लगती है, या जरूर कहीं ना कहीं एक ऑफलोडिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लास्ट वाला प्रॉफिट आप कभी नहीं ले जा सकते, और जो फर्स्ट लॉस होता है अगर उसमें एक डेंट नजर आए तो फिर वो विशफुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के बाद डिलीवरी है, जो सारे स्टॉक्स हैं आप देख रहे हैं 1.5 महीने बाद फिर सब कुछ ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या 1.5 हफ्ते में ठीक होंगे? तो आंसर इज 99, मतलब अगले हफ्ते तक 90% इज नो। तो वो चीज को कैसे आप मैनेज करते हैं, वही मैनेज करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है, और इसलिए पोजीशन थोड़ी देखिए किस तरह से मैनेज हो रही है। बट आज काफ़ी पिटाई हुई है और काफ़ी हाई बीटा वेल रिकमेंडेड नेम्स, अच्छे स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स, सभी में आपने वीकनेस आती हुई देखी है। आज की जो 2 नई लिस्टिंग है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऊंचाई से काफ़ी शार्प फॉल आया है। 1450-65 वाला जो डॉम्स था वो अब आपके लिए 1300 पर आ गया है, तो ऊपर से ये भी काफ़ी नीचे हुआ है। इंडिया शेल्टर में भी आप देख रहे हैं ओपनिंग लेवल से काफ़ी शार्प वीकनेस इसमें भी आई है, हालांकि 12% ऊपर ये भी होल्ड कर रहा है 555 पर, बट जिन लेवल से लिस्टिंग हुई थी वहां से वीकनेस है। तो आज की दोनों लिस्टिंग ऊंचे स्तरों से यहां पर भी आपको साइजेबल फॉल आते हुए दिखा है, हालांकि दोनों अच्छे गेन्स के साथ ही क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आइए फिर हम भी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और मिडवीक सेशन सच में पूरा रोलर कोस्टर वाला रहा है। सिर्फ 3 स्टॉक्स होल्ड आउट कर रहे हैं एंड में, ONGC, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, सिप्ला, HUL, HDFC बैंक भी आप कह सकते हैं एक तरह से फ्लैट बंद हो रहे हैं। बट इसके अलावा बाकी सारे निफ्टी स्टॉक्स में भारी पिटाई है। अंबुजा में की अभी हम बात कर रहे थे, ACC पर रखी नजर, और अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स देखिए। अदानी पोर्ट्स टॉप लूजर है, आज 6% का कट, अदानी एंटरप्राइजेस 5.5% लुढ़का है। UPL में भारी भरकम गिरावट आई है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, SBI, आइशर, हिंडाल्को, M&M, डिवीज, BPCL, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस, कहीं भी छुपने की आपको जगह नहीं मिली है इस बाजार में। कोटक बैंक, टाइटन, एशियन पेंट्स, ITC, रेड्डीज, मारुति, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स भी आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर भी काफी स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट थी। इंडिया बुल्स 11% नीचे आपको गिरते हुए दिखाए। इंडिया सीमेंट्स और इंडिया टावर्स टॉप 3 लूजर्स, तीनों के तीनों आई लेटर के स्टॉक्स थे। इसके अलावा IRCTC और IEX, यहां पर भी भारी गिरावट हुई है। पीरामल एंटरप्राइजेस सुबह से ही कमजोर है, ये जो RBI के नॉर्म्स आए हैं AIF इन्वेस्टमेंट को लेकर। BHEL, REC, PFC, L&T फाइनेंस, वोडाफोन, ग्रैन्यूल्स, चंबल फर्टिलाइजर, जितने हाई बीटा स्टॉक्स हैं पिछले कुछ दिनों के, आज अक्रॉस द बोर्ड यहां पर भारी पिटाई हुई है। जी एंटरटेनमेंट पर भी वीकनेस आपने देखी है। आरती इंडस्ट्रीज आज फिसला है। हिंदुस्तान कॉपर, यहां पर जबरदस्त फॉल आया है पिछले कुछ दिनों की रैली के बाद। NMDC, गेल, डेल्टा, इंडिया मार्ट, इंडियन होटल, संवर्धना, मदरसन, PNB, ये सारे स्टॉक्स भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। होल्ड आउट वायदा कारोबार में भी 4-5 स्टॉक्स ने किया है। वोल्टास
कल भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है। हिमांशु जी की कॉल EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ONGC, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, बाकी सारे आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हाल थे जो बाकी पूरे बाजार के हैं। जो आखिरी मिनटों में जो असली फिसला है वो बैंक निफ्टी गया 47,500 से एकदम आप देखेंगे 47,200 तक 300 पॉइंट नॉन स्टॉप गिरा है। आखिरी मिनटों में बैंक निफ्टी में कट बड़ा जोरदार आता हुआ दिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। निफ्टी 21,100 पर 21,075 का जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली वहाँ पहुँच गया 21,087। बैंक निफ्टी भी एकदम फाइन, मतलब जो करेक्शन हुआ है बहुत ही शार्प और एकदम फास्ट करेक्शन हुआ है, और इसमें ज़्यादा योगदान उन लोगों का है जिनकी तेज़ी की पोजीशन थी, और वो तेज़ी की पोजीशन अब अपनी अनापशनाप दामों पर बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए, बाजार बंद होने की तैयारी में विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी महानुभावों था, कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सुमित जी, वागले साहब, बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन जय ठक्कर हैं, सारों को दिखा दीजिए एक बार, धन्यवाद तो दूँ, देख लेते हैं। हाँ, ताकि पता रहे ना कल सबको आना है वापस। सुदीप जी का, सचिन जी का, हिमांशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष का भी विशेष धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार बंद होने के एक्शन पर करते हैं फोकस। एक तरफ नए साल की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर खतरा मंडराने लगा है कि कहीं ये नया वेरिएंट क्रिसमस की खुमारी में खलल न डाल दे। इसकी आशंका बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरकत में है सरकार। एक समीक्षा बैठक की है आज 6 बजे, इसी पर होगी हमारी बातचीत। पार्टी जम के इन्फ्लेशन से इन्फेक्शन से बच के, यह है हमारा आज का विशेष शो। डॉक्टर गौतम बंसाली साहब हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे मुलाकात। धीरज कौल साहब होंगे और डॉक्टर समीर भाटी, इन तीनों एक्सपर्ट से होगी हमारी मुलाकात। आइए, इसके बाद बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर चौथा कर्मचारी जॉब बदलने के बारे में सोच रहा है। थैंक गॉड, अभी तो अपन स्टूडियो में तीन ही है, मैं, दीप और नेहा ही है। चौथा कौन? कोई नहीं पता लगाया जाए चौथा कौन। ओके, तो BCG ने ऐसा कहा है, हमने नहीं कहा है, और जरूरी नहीं कि उन्होंने भी एवरेज निकाला है ना, एवरेज है ये तो। कई लोग छोड़ रहे होंगे, कई सारी जगह है जहाँ लोग छोड़ रहे, कई जगह के लोग छोड़ना नहीं चाहते। वहीं ग्लोबल स्तर पर यह आंकड़ा 28% का है। चौंकाने वाली बात यह कि कर्मचारी सिर्फ सैलरी या पोजीशन के लिए नहीं बल्कि दूसरी प्रॉब्लम से भी असंतुष्ट है। ऐसे में कंपनियों के लिए नई चुनौतियां। इंडिया 360 डिग्री में आज इसी पर होगा विश्लेषण। दिल चाहता है नई नौकरी, आज शाम 8 बजे मिस मत कीजिएगा। आइए, विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का, और मुझे और दीप को भी इजाजत दीजिए। नेहा हमारे साथ तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। कच्चे तेल पर सर फोकस है, यहाँ पर उबाल थोड़ा बढ़ता दिख रहा है और अब $80 के काफी करीब चला गया है। ब्रेंट अब 3 हफ्ते की ऊंचाई पर। अब सवाल यही है कि जो नया जियोपॉलिटिकल तनाव लाल सागर में उत्पन्न हुआ है, जहां आतंकी हमले हो रहे हैं कई शिपिंग वेसल्स पे, क्या कच्चे तेल में यहां से और उबाल देखने को मिलेगा? यही हम बताएंगे और ये भी समझेंगे कि यहां से क्या रणनीति अपनानी है कमोडिटी सुपरफास्ट में।